नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय BT1 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये इम्पोर्टेंट है BSTC DLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ। प्रश्न आपको अच्छे से समझने और उनके उत्तर भी आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने कलेक्शन बनाया है, ये कलेक्शन मैंने बनाया है पुराने पेपर को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जो आपकी यूनिट है, यूनिट में भी बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को लगते हैं कि हाँ यार आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस टेक्निक से मैंने ये जो कलेक्शन है ये बनाया है और इसका आज मैं आपके सामने कंप्लीट प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता में लगभग 80+ नंबर आए, कितने स्टूडेंट 80+, तो आपको करना कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से पूरे मनोयोग से इस क्लास को शुरू से यानी कि स्टार्टिंग से अंत तक यानी कि एंडिंग तक देखना है ना। स्टार्टिंग से एंडिंग तक यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके 80+ % या 80+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर? 80+ % समझ ले, क्योंकि नंबर आपके पूर्णांक अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होते हैं, तो 80+ % आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जो बातें मैं बोलता हूँ उनको आपको बड़े बड़े ध्यान से सुनना है, ओके। तो क्लास शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात मेरे को याद आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। आज की क्लास में कुछ नए चेंजेस मैंने किए हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ फन एक्टिविटी मैंने बीच बीच में ऐड किया ताकि आपकी नींद उड़ती रहे और आप बड़े मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते रहे, ठीक है। आगे में रीड वर्दी की यदि आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं रीड से रिलेटेड एक न्यू कोर्स लॉन्च करूँगा तो आपको मैं उसमें मतलब इनरोल करने में या उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। यस, और कोर्स यदि आपको चाहिए हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता का, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर आपको बॉटम सेक्शन में शॉप का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिएगा। और कोर्स परचेज करने के बाद आराम से आप इस वीडियो क्लास की PDF देख पाएंगे और क्वेश्चन आंसर याद कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया एग्ज़ाम के दिन तो PDF फ्री दे दो, तो PDF ईमेल आईडी से खुलती है, यानी कि जो कोर्स लेता है उसकी ईमेल आईडी का एक्सेस है ना। जैसे आप अगर मेरे से कोर्स ले रहे हैं तो आप जब भी कोर्स लेते हैं तब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरे को सबमिट करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको जो PDF है वो मिलती है। कहने का मतलब जैसे मैं कोई X नाम का लड़का है और उसको मैंने PDF दे दी है कि भैया ले ये PDF, और तूने मेरे को पैसे दे दिए, मैंने उसको PDF दे दी, तो वो PDF पढ़ेगा। आप वहाँ पे भले वो लिंक शेयर करे, दूसरा बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता है। वो क्लिक करेगा तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन आएगा, मांगेगा, और ऑथेंटिकेशन उसी को मिलता है जिसने कोर्स ले रखा है। तो उन स्टूडेंट को मैं क्षमा चाहता हूँ कि मतलब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके कारण मैं आपको PDF नहीं दे सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। बाकी नाम मात्र का शुल्क है 19-20 रुपये, तो आप ऐसे खर्च कर देते हैं दिन में, तो एक PDF में तो इतना सा तो इन्वेस्ट आप कर ही सकते हैं। मैं आपके लिए इतना मतलब समय मतलब थोड़ा सा वेस्ट करके आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बना के दे रहा हूँ प्रॉपर, तो आपको क्या दिक्कत है। और PDF हमेशा अपडेट हो जाती है। अगर कोई मिस्टेक भी अगर मिलती है, जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने वो वहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई है, तो वो भी मैं PDF में क्विकली अपडेट कर सकता हूँ। ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। बाकी मैं डाउनलोडेबल फाइल अगर आपको दे देता हूँ तो उसमें आप विथ मिस्टेक उसको याद कर लेंगे। कहने का मतलब एग्जाम से 1 घंटे पहले ही अगर मेरे को कोई गलती पकड़ में आई और मैंने उसको अपडेट कर दिया, तो आप जब उसको रिफ्रेश करके पढ़ेंगे तो वो गलती आपकी PDF से भी हट चुकी होगी। तो कहने का मतलब ऑनलाइन PDF एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सुविधा है, और यदि उसको आप गेट करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज़रूर इनरोल कर लीजिए। 19-20 रुपये में आपका कुछ नहीं जाएगा। और अगर आपको लगता है कि 20 रुपये ज़्यादा है तो आप एक काम कीजिए, कमेंट कर रहा मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, ओके। इतना से तो कर ही सकते हैं ना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।
वैसे तो इतनी बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट उन्होंने टेलीग्राम पे बोला कि सर आज के दिन तो पीडीएफ फ्री दे दो, तो उस दिन तो मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था और पीडीएफ मतलब मेरे को एक्सेस देने के लिए घर पे यहाँ पीसी से एक्सेस देना पड़ता है ना, और ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, तो उस बात से आप नाराज़ मत होना बिल्कुल, और आप परचेज कर लेना, ठीक है। और मैं कूपन कोड दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन कुछ पेमेंट तो आपको आपके अकाउंट से कटेगा ही कटेगा, मतलब गेटवे चार्ज तो लगेगा ही, आप कुछ भी कर लेंगे तो भी, ठीक है। अब आज अपन बात करेंगे यूनिट 1 के 1 से 7 तक के इम्पोर्टेंट प्रश्न की। आपकी जो किताब है ना, हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता, इस किताब की 1 से 7 जो यूनिट है ना, इन सातों यूनिट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इसी क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बीच में क्लास छोड़कर भागने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो पूरी संभावना है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो इस वीडियो क्लास में होंगे लेकिन आपके आंसर की में नहीं होंगे, आपके जो उत्तर पुस्तिका उसमें नहीं होंगे, अगर आप इस क्या कहते हैं ना, वीडियो को बीच में छोड़ के गए तो, ठीक है। तो इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यार कौन सा चैनल है, तो आप उनके साथ अपनी लिंक फॉरवर्ड किया करें। आप वीडियो देख लेते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि वो भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकें और अच्छे नंबर लाएंगे और पास होंगे, तो आपको उनकी दुआ लगेगी। तो डीएलएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट रेडी हो जाओ। आज अपन यूनिट नंबर 1 से 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। यूनिट नंबर 2 का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। यूनिट नंबर 3 का नाम है पढ़कर समझना। यूनिट नंबर 4 का नाम है लिखकर अभिव्यक्त करना। यूनिट नंबर 5 का नाम है साहित्य के पहलू। और यूनिट नंबर 6 का नाम है भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू। और यूनिट नंबर 7 का नाम है मूल्यांकन। ओके, और सबसे पहले अपना जो टॉपिक आता है वो है पुराने प्रश्न पत्रों में आए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यानी कि अभी तक जितने भी डीएलएड के पेपर हुए हैं सेकंड ईयर के हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता के, तो उन सभी प्रश्नों में जो जो प्रश्न मेरे को इम्पोर्टेंट लगे उन सभी का मैंने एक बेस्ट कलेक्शन आपके लिए तैयार किया है। वो सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। जूम लेवल हम 200 रखेंगे ताकि आप अच्छे से देख पाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, भाषिक संस्कारों को समृद्ध करने का सशक्त माध्यम है। तो भाषिक जो संस्कार होते हैं उनको समृद्ध और सक्षम करने का जो माध्यम है वो है साहित्य बोध। क्या है दोस्तों? साहित्य बोध। अगला प्रश्न है, वर्णों के योग से बनी उच्चारित सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द। अगला प्रश्न है, अर्थबोध, इसका उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्या है? अर्थबोध, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अर्थ को ग्रहण करना। जैसे आपने कोई दोहा पढ़ा, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो कहने का मतलब है कि ये दोहा आपके सामने है और इसका अर्थ अगर आपने समझ लिया तो उसको अपन कहते हैं अर्थबोध। यानी कोई भी दोहा, मुहावरा, कहावत कुछ भी है तो उसका अर्थ समझना क्या कहलाता है? अर्थबोध कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न को स्टार कर लेना और अपने गेस पेपर की लिस्ट में इंक्लूड कर लेना। प्रश्न है, भाषा शिक्षण के कौशल कौन कौन से हैं? किसके कौशल? भाषा शिक्षण के। तो पहला कौशल है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोल रहा हूँ मैं, सुन रहे हो आप, पढ़ते हो आप, लिखते हो आप, ठीक है। मेरा काम है बोलना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। और फिर पढ़ने का काम होता है, रीडिंग का काम, और फिर होता है लिखने का काम, ठीक है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कुछ बात बोलता है तो अपन उसको अपने कानों से सुन लेते हैं, ठीक है। फिर घर पे जाके मम्मी को बोलते हैं और फिर मम्मी बोलती है आपने पढ़ो, तो फिर अपन पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ने लग जाते हैं और फिर पढ़ने के बाद याद हुआ कि नहीं, वहाँ चेक करने के लिए अपन लिखने लग जाते हैं। याद हो गया? यानी कि इनको कर्म से जमाना पूछा जाता है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, मम्मी ने बुलाया, हमने सुना। मम्मी ने बुलाया ना हमें, है ना, ए बेटा इधर ऐसे बुलाया, तो हम गए, सुना ना, तभी तो गए मम्मी के पास। और सुना तो मम्मी ने कुछ बोला, क्या बोला कि जा पढ़, और फिर पढ़ने लग गए अपन। और वापस चेक किया कि भाई पढ़े ढंग से हुई कि नहीं हुई, तो फिर अपन लिखने लग गए। तो ऐसे अपन इसका क्रम भी याद कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी जो ट्रिक है वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं। देखो, एक मेल तो मिलना होता है और एक मेल जो अपने समझ गए होंगे वो होता है। तो यहाँ पर वो मेल है मिलने वाला। ठीक है, दो शब्द जब मिलते हैं तो क्या बनता है, समास बनता है। क्या बनता है, समास। समास आपको आते कि नहीं आते कमेंट में बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लिपि, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की बात करें तो वे बच्चे जिनकी आंखें नहीं होती है या आंखें उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न संधि से संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न आएगा संधि से संबंधित। तो संधि वाला टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपके ओके हो जाएगा। आप कौन सी संधि पूछेंगे ये मैं आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि आइडियली मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो अपने मन से कोई भी दे देता है कि इसमें कौन सी है ना। मेरे हिसाब से आप सिंपल सारे संधि पढ़ लेंगे ना तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी पहचान है बहुभाषिकता, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानना, ये हमारी पहचान है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चे आते हैं, यानी किस प्रकार के बच्चे क्लास में आते हैं। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे क्या करते हैं, मतलब कक्षा में आते हैं। अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी, अंग्रेजी, है ना, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, है ना। तो बहुत सारी भाषा होती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम की बात करें तो वो होना चाहिए मातृभाषा, जिसको माँ की भाषा के नाम से जानते हैं। यानी बच्चों को कक्षा 1 से 5 में अगर अपन पढ़ा रहे हैं तो उसको मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। ओके, तो मैं भी यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अपने भी यही है, कभी कभी मातृभाषा में, डेली नहीं, डेली पढ़ाते तो वो थोड़े से क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे। तो लिमिटेड मात्रा में मातृभाषा में मैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहता हूँ, ताकि क्या है कि उनकी थोड़ी स्किल अच्छी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, साहित्य बोध का सबसे महत्वपूर्ण आयाम कौन सा है। तो साहित्य बोध का सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है वो है रसानुभूति। कौन सी भूति, रसानुभूति। ओके, नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कितने वर्ष का बच्चा बोलना सीख लेता है। रोना तो बच्चा जन्म से ही सीखता है, लेकिन बोलना कब से सीखता है। तो जो बच्चा बोलना सीखता है ना, वो 2 वर्ष की आयु में, यानी बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है फिर वो बोलना सीख जाता है। ओके, याद रह जाएगा कि नहीं, अरे याद रह जाएगा क्या, नहीं तो ये बोलना देखो यहाँ पे 2 बना रखा है इसने, ये ऐसे। ओके, ये 2 बना दिया इसने, इसमें भी 2 बन रहा होगा ये। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, बोलना में। ओके, चलते हैं अगले स्लाइड पर। आज कुछ मनोरंजन भी कराऊंगा मैं आपको, तो निश्चिंत रहो बिल्कुल। ठीक है, आपके फुल एंटरटेनमेंट में आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि आज अच्छा मटेरियल लाया हूँ, पीपीटी बहुत ढंग की तैयार की मैंने। यस, अगला प्रश्न है आपके सामने, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने एवं लोगों की बात को समझने का सशक्त माध्यम है भाषा। बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज की मदद से आप अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात आप बड़े आराम से, बड़े मनोयोग से सुन सकते हैं। ओके, याद रखना, जैसे आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मेरे को हिंदी आती है तो मैं हिंदी में आपकी अच्छी अच्छी क्लासें ले लेता हूँ। तो आपको कौन सी भाषा फेवरेट है मेरे को कमेंट में बताना। हिंदी फेवरेट है या इंग्लिश फेवरेट है या संस्कृत फेवरेट है। ठीक है, अभी बता दो वीडियो को रोक के, एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर कमेंट में लिखो कि आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है, गणित मत लिखना, बस कुछ बच्चे गणित लिख देंगे, तो गणित मत लिखना और अपनी फेवरेट भाषा लिखना। प्रश्न है, सुनकर समझने में महत्वपूर्ण स्थान होता है किसका, विषय वस्तु का।
यानी कि आज आप बड़े अच्छे से सुन रहे हैं और चीज़ें समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल आपके एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के लिए आप क्या करें, चीज़ें अच्छे से समझ रहे हैं। अगला प्रश्न, मौखिक रचना का रोचक और प्रिय माध्यम क्या होता है? तो क से कहानी। मौखिक रचना का रोचक और प्रिय माध्यम क्या है? कहानी। कहानी बच्चों को बहुत पसंद आती है। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं हर महीने में उनके कंपटीशन होता है, जिसको अपन एसटी के नाम से जानते हैं, स्टोरी कंपटीशन, एससी के नाम से ना, स्टोरी कंपटीशन। ठीक है, इसमें बच्चे अपने मन से कहानी बनाते हैं। ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपने, उन बच्चों ने खुद कहीं नहीं पढ़ी, मन से बना लेते हैं, परिस्थितियों को देखकर वो बच्चे कहानी बना लेते हैं। ऐसी स्किल मैंने उन बच्चों में डेवलप कर रखी है। और वो उन बच्चों द्वारा लिखी कहानी अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, बालक की रागात्मक शक्ति उभरती है कविता पाठ से। आपको पता होगा प्रीवियस 2 क्लास में मैंने आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई थी, तो मैं कोशिश करूंगा इस क्लास में भी आपको अच्छी सी कविता सुनाऊंगा। जैसे ही अपन 20 स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे और मैं आपको एक अच्छी सी कविता सुनाऊंगा। एक तो देश हमारा भारत प्यारा है ना, वो सुनाई थी, और एक मदारी वाली सुनाई थी। तो आपको उन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी वो मेरे को कमेंट में बताना। अपन अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल का उच्चतम स्तर है लिखित अभिव्यक्ति। अभी हमने 4 कौशल देखे थे ना, जैसे मम्मी के पास गए, ठीक है, मम्मी ने बोला, है ना, तो मम्मी ने बुलाया तो हमने कानों से सुना। कोई बुलाता है तो अपन सुनते कि नहीं सुनते? तो सुनते हैं, फिर उसके पास जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला सुनना, उसके बाद उसको कुछ न कुछ बोलते हैं, और फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये भाषाई कौशल का सबसे उच्च माध्यम क्या है मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन आरंभ की योग्यता है, यानी कि बच्चों को लेखन का काम कैसे शुरू कराएं, कैसे बच्चों को पढ़ाने सिखाएं। क्योंकि देखो मैं यहाँ घर पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो भी छोटे छोटे आ जाते हैं कि भैया इसको ही आप थोड़े दिन इसको ऐसे मतलब कुछ न कुछ बैठना सीखेगा कम से कम, ऐसे बोलते हैं। तो उस समय उनके मतलब क्या है कि हाथ से ऐसे अंगुलियों से उनको अक्षर बनाना सिखाया जाता है। मिट्टी पे सिखा सकते हैं, या फिर बर्तन लेकर पाटी पर ऐसे चित्र बनाना सिखा सकते हैं। अक्षर जैसे चित्र बना सकते हैं, बड़ा सा ए बना देंगे, ऐसे ऐसे ए बना देंगे, ठीक है। फिर बच्चे इसमें कलर करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे अपन मतलब बच्चों की उंगलियों को जमाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अगला जो प्रश्न है वो है, समवाय विधि प्रयुक्त होती है। समवाय विधि है किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो निबंध शिक्षण में प्रयुक्त होती है। किस में होती है? निबंध शिक्षण में। आज थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है आपके एग्जाम है, तो आप बड़े ध्यान से इसको देख रहे होंगे। जैसा तू बोलता है वैसा ही लिख, फिर भी तू औरों से बड़ा दिख। ये पंक्तियाँ किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। जैसा तू बोलता है वैसा तो लिख, फिर भी तू औरों की तरह बड़ा दिख, ठीक है। भवानी भवानी प्रसाद, ठीक है, साध प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी भवानी बड़ा, जैसा तो बोलता है फिर भी तू दिख। दिख देखो इसमें आ रहा है लिख, एक तो आ रहा है लिख, एक आ रहा है दिख, ठीक है, ठीक है। मिश्र मिश्र दिख लिख, मिश्र मिश्र यानी क्या होता है? मिश्र धातु, तो मिश्र दिख और लिख मिश्र, है ना। हाँ ये ठीक है भैया, मैंने ट्रिक बना ली है ना। ये छोटी ई की मात्रा आ रही ना, है तीनों में छोटी ई की मात्रा आ रही है, इसे याद रख लेना। अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न मिले जिसमें लिख और दिख अगर एक साथ मिल रहा है, और तो उसमें आपको मिश्र टिक कर देना है, ठीक है। लिख दिख, लिख दिख अगर ऐसा कहीं दिखता है तो आप मिश्र टिक कर देना, ओके। तो ये मैंने ट्रिक बतानी, छोटी ई की मात्रा इसमें इसमें और इसमें कॉमन आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सही कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा था क्या ट्रिक बनाऊं, तो अच्छी ट्रिक मिल गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके कोई काम तो नहीं है घर पे? अभी कुछ काम तो नहीं कर रहे हो ना? ऐसे तो नहीं कि कुछ अर्जेंट काम है? पढ़ाई से ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा आपको कोई काम होगा। अगला प्रश्न है,
अतीत के चलचित्र संस्मरण है किसका है? महादेवी वर्मा का। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये परिभाषा किसकी है बताओ? कविराज विश्वनाथ की है। साहित्य संसार में सबसे पहले कौन सी विधा आई थी? कविता आई थी। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान क्या होता है? भाव विश्लेषण, यानी कि हम उस भाव को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। पद्य जो पढ़ते हैं ना अपन, पद्य और गद्य, गद्य में तो बड़े बड़े पैसेज होते हैं और पद्य में छोटे छोटे अंतरे होते हैं, ऐसे। अगला प्रश्न है, कविता कल्पना और मनोवैज्ञानिकों द्वारा जीवन की व्याख्या है। ठीक है, कविता क्या है? कल्पना और मनोवैज्ञानिकों द्वारा जीवन की व्याख्या है। यह परिभाषा किसने दी है? तो हडसन ने दी है। किसने दी है? हडसन ने। ठीक है, और इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हडसन है ना कि जीवन संगिनी। हडसन की जीवन संगिनी कौन है? कल्पना। याद रख लेना, ऐसे बिठा देना। हडसन की जीवन संगिनी कौन है? हडसन की जीवन संगिनी कल्पना है। ठीक है, क्योंकि इन कल्पना की और हडसन की शादी हो चुकी है ना, ऐसे लिख देना WEDS। ओके, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हडसन की जीवन संगिनी कौन है? कल्पना। ऐसे आप याद रख लेना, क्योंकि ये इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, और मैं कोई ट्रिक ढूंढ ही लेता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, तो इस लाइन को आप एक बार कमेंट में लिख दो ताकि दूसरे बच्चे भी समझ पाए। अभी वापस बोल रहा हूँ, हडसन की जीवन संगिनी कौन है? कल्पना। ऐसे लिखना, हडसन की जीवन कल्पनी नहीं, हडसन की जीवन संगिनी कौन है? कल्पना। ओके, तो ऐसे लिख देना, देखोगे ना, हडसन की जीवन संगिनी कौन है? कल्पना। ओके, याद रखना। ये ट्रिक होती है कुछ स्पेशल ट्रिक, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। रेट में सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो ट्रिक की मदद से पढ़ते हैं, ट्रिक की ट्रिक लगाते हैं। कहानी प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों का मनोरंजन करना। जैसा कि मैंने बताया था, अपने यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में बहुत मनोरंजन होते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। अपना वो चैनल है ना माई बिटू ट्यूशंस, देखना, उसमें बहुत मजे आते हैं। और हर दिन रविवार की प्रतियोगिता होती है, उसमें बहुत मजे आते हैं। कभी मेरे को टाइम मिला तो लाइव सेशन भी ऑर्गेनाइज करूँगा मैं। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त होता है? तो मौन वाचन। ओके, अगला प्रश्न है, शिक्षा की क्रिया से संबंधित आदर्श वाचन है। ये देखो, एक डंडा में खींच दो, इसमें क्या है? ये लो। ठीक है, शिक्षा की क्रिया से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की अनुक्रिया से संबंधित है, अनुकरण वाचन। अनुक्रिया देखो, अनु इधर अनु है, अनु के फ्रेंड कौन है? अनु। ओके, शिक्षार्थी की अनुक्रिया से क्या संबंधित है? अनुकरण, वचन नहीं, वाचन। देखो, छोटी छोटी मोटी मिस्टेक है, PDF में वैसे मैंने सही कर दी है, फिर भी इसमें रहती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके सामने, सीधे सीधे किसी विचार, भाव या विषय को प्रतिपादित करने की विधा। निबंध, जो का त्यों लिखना। क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। अगला प्रश्न, वाह भैया वाह, मजा आ गया, कोई गजब को प्रश्न आयो आज। और माहौल बन गयो भैया, माहौल बन गयो तकड़ो। प्रश्न है आपके सामने, दही बड़ा का समास विग्रह है। दही के साथ बड़ा, किसके साथ? दही के साथ बड़ा, किसके साथ? बड़ा, दही के साथ बड़ा। अगला प्रश्न है, नीरस शब्द में संधि है, विसर्ग संधि है, निहि धन रस। ओके, और अब अभी जो हमने बात की है जिस यूनिट की, जिससे मैंने प्रश्न उठाए, उस यूनिट में से संधि और वाक्य अशुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप अपने स्तर पर देख लें। ठीक है, क्योंकि वाक्य अशुद्धि में साला कोसा वाक्य देते पता नहीं पड़े ऐसे, इसीलिए तो इनका अपन गेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यस। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती? तो वेदता। वेदता के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब अपन बात करने वाला है स्टूडेंट, पुराने पेपर में आए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था कि आपकी जो यूनिट थी ना 1 से 7, उन 7 यूनिट के बहुवैकल्पिक प्रश्न देख लिए। अभी जो मैंने बताया ना वो सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न थे, यूनिट 1 से 7 तक के इंपॉर्टेंट।
अब अपन वो प्रश्न देखेंगे जो आपके पुराने पेपर में आए हुए हैं, उनको करने के बाद ही आप अपना जो टारगेट मैंने बताया था उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसमें कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, लघुरात्मक भी हो सकते हैं और निबंधात्मक भी हो सकते हैं। टाइम आप मैनेज करके चलेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और टाइम मैनेज नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, ये 200 पे आ गए। नींद आ रही है यार, फिर भी पढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं दिन में आज वो जो आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा का तो एग्ज़ाम आपके कल होगा शायद 24 तारीख को, और आज 23 तारीख है। और आज मैं विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक जो आपकी किताब है ना, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, उसका एग्ज़ाम मैं भी आज देने गया था। और कल मेरे आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा का एग्ज़ाम है। और मैं आपके लिए आज कौन सी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ? हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता का। किसके लिए? आपके लिए। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना है ना, और बेल आइकन को प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे एग्जाम कल किसी और का, और मैं आपके लिए अपनी उस कल वाले सब्जेक्ट का बलिदान देके आपके लिए अगला जो वीडियो है वो तैयार कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, भगवान श्री राम का नारा जरूर लगाएं। ठीक है, यस। प्रश्न है आपके सामने, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कक्षा के बाहर किन्हीं 2 कार्यक्रमों का उल्लेख करें। कक्षा में तो मौखिक अभिव्यक्ति टीचर पढ़ा ही देता है, लेकिन कक्षा के बाहर क्या करेंगे? पहली, प्रार्थना सभा और बाल सभा का आयोजन कराएंगे। ठीक है, प्रार्थना सभा में क्या क्या करा सकते हैं? बच्चों को अखबार पढ़वा सकते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछ सकते हैं, अनमोल वचन सुनाने के लिए बोल सकते हैं, और मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा भी अपन दिवा सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं, समूह चर्चा करवा सकते हैं, श्लोक दोहा इत्यादि का आयोजन करवा सकते हैं। तो इस टेक्निक की मदद से अपन बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा शिक्षण में एक शिक्षक के किन किन उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए? तो भाषा क्षमता का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, दूसरों के अनुभवों से जुड़ना तथा उनके परिप्रेक्ष्य में चीज़ों, स्थितियों और घटनाओं की समझ विकसित करना। यानी कि भाषा शिक्षण में एक शिक्षक को कौन कौन से उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए? तो पहली बात, जो टीचर है उसको ये चाहिए कि बच्चों में लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा डेवलपमेंट कर ले, कैपेसिटी विकसित कर ले, ताकि बच्चे आराम से भाषा को बोल पाए। छात्रों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से वो अपने विचार व्यक्त कर ले। इसके अलावा छात्र अपने अनुभवों को भी जोड़ सके और विभिन्न प्रकार की चीज़ों घटनाओं को समझने की क्षमता विकसित कर ले, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें याद रखना भाषा शिक्षण के संबंध में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर देना और अपनी गेस पेपर की लिस्ट में शामिल कर लेना, या गेस क्वेश्चंस की जो भी लिस्ट बना रहे हैं उसमें शामिल कर देना। आदेश एवं निर्देश में भाषागत क्या अंतर होता है ना। तो आदेश की यदि हम बात करें तो इसमें अनिवार्यता का पुट होता है। कौन सा पुट होता है? अनिवार्यता का। कार्य को करने या मानने की बाध्यता का भावबोध होता है। किसका बात होता है? कार्य को करने या मानने की बाध्यता का भावबोध होता है। इसमें आदेश की भाषा जो होती है वो चुनौतीपूर्ण होती है। आदेश की भाषा कैसी होती है? चुनौतीपूर्ण। अब बात करते हैं निर्देश की। निर्देश संकेतात्मकता के भाव के साथ होता है, यानी कि एक निर्देश में संकेत होता है और इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकता है। ठीक है। आदेश ऑर्डर यानी कि काम बोल दिया तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। और निर्देश में वाह कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ठीक। जैसे आपके ऑर्डर आएगा 22 तरह का एग्जाम कैंसिल तो कैंसिल, कोई माइका लाल उसको वापस रीअरेंज नहीं करा सकता है। और निर्देश में क्या है कि जैसे जब आप परीक्षा देने जाए तो विद्यालय जो कॉलेज की ड्रेस है वो पहन के जानी है, नहीं पहन के जान रहे तो धकरा है, क्योंकि निर्देश दे रखा है। तो कहने का मतलब ये आदेश तो मानने से पड़ता है, लेकिन निर्देश मान रहे नहीं मान रहे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो तो कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं करते नहीं। और मैं खुद जब देखता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ अरे यार वीडियो देख रहे हैं लाइक ही नहीं किया, बोलते इतना अच्छा बनाया तो लाइक करो ना यार साथ साथ में, क्योंकि लाइक करोगे तो आप जैसे कई स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचेगा, ये मेरे लिए अच्छी बात होगी।
चलिए अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, कर लें। या स्लाइड देखिए आपके सामने दिख रही है, क्या समझे? जब आपका एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो जाता है और आपका दोस्त लिख रहा होता है, तब आप खिड़की में से अपने दोस्त को किस तरीके से देखते हो? इस तरीके से देखते हो। देखते हो नहीं देखते हो? अगर देखते हो तो कमेंट में बताना कि हाँ भी मैं भी अपने दोस्त को इस तरीके से देखता हूँ। ठीक है, तो ये एक एंटरटेनमेंट वाली स्लाइड है जो मैंने आपके लिए ऐड की है यहाँ पे। बहुत बीच बीच में क्या है कि आपका जब प्रेशर अप हो जाता है ना, उसको डाउन करना पड़ता है और थोड़ा सा माहौल हैप्पी वाला क्रिएट करना पड़ता है, इसीलिए। तो बिल्कुल सही बात है भैया। जब क्या होता है, अपना तो एग्ज़ाम हो जाता है, जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं बाहर, फिर दोस्त का इंतज़ार करते हैं, खिड़की से देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मतलब अच्छा लगा मेरे को, आपको ही लगा होगा है? अच्छा, आप ऐसे देखते हैं, आपके दोस्त ऐसे देखते हैं, ये मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, खिड़की से आप देखते हैं, आपके दोस्त देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है इम्पोर्टेंट है, इसको अपनी जो गेस्ट पेपर की लिस्ट है उसमें शामिल कर लेना। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताओ। पहले आत्मकथा की बात करते हैं। आत्मकथा लेखक खुद लिखता है, ठीक है। आत्मकथा का लेखक खुद होता है ना, यानी कि आत्मकथा लेखक खुद लिखता है। और आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है, किसी भी चीज़ पे आत्मकथा कोई भी आराम से लिख सकता है। और आत्मकथा साहित्य का उद्देश्य होता है। क्या होता है स्टूडेंट? उद्देश्य। 3 चीज़ें बताइए आत्मकथा के बारे में। पहला, आत्मकथा कोई भी व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, और आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है, और इसमें साहित्य के उद्देश्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं जीवनी की। जीवनी का लेखक कोई दूसरा होता है, और विख्यात जो लोग होते हैं उन पर जीवनी लिखी जाती है। जीवनी लेखक का उद्देश्य संबंध, व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, आदर भाव, स्वभाव, संबंध, प्रत्यक्षीकरण और उसके जीवन विचार का प्रचार प्रसार करना है। यानी जिस पर जीवनी लिख रहे ना, उसके जीवन, उसकी लाइफ स्टाइल को सभी के सामने लाना है, ये इसको जीवनी कहते हैं। अब जीवनी के यदि उदाहरण आपसे को पूछे तो बता दे रहा, शरद चंद्र की जीवनी और सत्य के प्रयोग, ये महात्मा गांधी की जीवनी है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समास किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना नया सार्थक शब्द अपन को मिलता है उसको क्या कहते हैं? समास। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के कोई 2 गुण बताइए। यथार्थता, मूल्यांकन, यथार्थवादी होना आवश्यक है। तो ये मूल्यांकन के कुछ गुण याद रखना, ये मैंने बोर्ड में लिख दिया पर फिर भी याद रखना। मूल्यांकन के गुण क्या क्या है? यथार्थता होनी चाहिए, मूल्यांकन यथार्थवादी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा विश्वसनीयता। दूसरा बिंदु क्या है? विश्वसनीयता, यानी कि सभी के एक जैसे नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं दोनों स्टूडेंट ने सेम मटेरियल लिखा और नंबर में अंतर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो हम इसे मानेंगे कि भाई मूल्यांकन ढंग से नहीं हुआ है, कोई न कोई गड़बड़ हो गई है। अगला प्रश्न है निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अंतर बताइए। निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तर विस्तृत रूप में अपन को लिखने रहते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों से उत्तर में समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता और विचारों को व्यक्त करने की मौलिकता होती है, यानी कि अपन अब तर्क वितर्क कर सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न में। इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्न में हम अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई पर्यावरण से संबंधित आया तो हम ऐसे बोल देते हैं पेड़ उगाना चाहिए, पेड़ों को पानी पिलाना चाहिए, पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। ये अपन अपने मन में जो भी संवेदना आती है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। अगला बिंदु है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। इसमें बालकों को उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि एक विशिष्ट उत्तर होता है। जैसे इस तरीके की OMR शीट टॉपर को मिलती है, 1 2 3 4 ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल रहे हैं, आजकल 5 मिलने लगे, है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन है, इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करना है। इसमें बाध्यता है, बाध्यता का मतलब आपको कुछ न कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप फेल है, आपका मूल्यांकन हो ही नहीं पाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी को लेखन का विषय चयन करते समय एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। यानी कि लेखन का विषय को सिलेक्ट कर रहा है तो क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। पठित सामग्री से एक विषय का चयन करने में शिक्षक सहायता कर सकता है। शिक्षक छात्रों को प्रेरित करेगा तथा छात्रों की सीमा, रुचि और दैनिक जीवन के अनुभवों के बारे में चयन कराएगा। यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, रिटर्न वर्क देना चाहिए।
विषय चयन में छात्रों को बाध्य नहीं कर सकते। यदि कोई बच्चा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है तो उसको ऐसे नहीं बोला भाई तेरे को तो ये लेनी पड़ेगी, साइंस ले ले, साइंस समाज में नाम हो जाएगा। अरे उसके लेने की इच्छा नहीं है तो क्यों उसको ज़्यादा फोर्स कर रहे हो? है लेना हो तो ले लेगा, नहीं तो रहने दो। आर्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आर्ट्स पढ़ाओ। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन का काम करेगा, भाई इसमें ये लेगा तो डॉक्टर बनेगा, ये लेगा तो क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, डीएलएड करेगा तो 5वीं तक ही पढ़ा पाएगा, और बीएड करेगा तो बड़ी क्लासों में पढ़ा पाएगा। तो ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट क्या होते हैं, दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है लेखन की सामान्य त्रुटियों का उल्लेख करें, यानी कि लिखते समय कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है उनकी बात। एक तो लिखते समय अपन सही ढंग से नहीं बैठते हैं, दूसरी बात कलम ढंग से नहीं पकड़ते हैं, कागज के बीच की डिस्टेंस सही नहीं रखते हैं। इसके अलावा कुछ छात्र ऐसे होते हैं साले अक्षरों की बनावट सही नहीं बनाते हैं, और वाक्य को लिखने के क्रम और विराम चिन्हों का ढंग से यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि इस मेरे नोट्स में भी तुम्हें कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिलती होगी, लेकिन समय के साथ ये गलतियाँ सोल्व हो जाती है। विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, बालक किसी भी शुरुआतक अध्यापक की सुलेख प्रतिलिपि या स्त्रोत लेखन इत्यादि में रुचि नहीं लेते। कोई यार मार साहब इतना बढ़िया लिख रहे हैं, मैं ही अच्छा लिखूँ, खराब होता है तो होने दो, एशिया रखते दिमाग में। ये गलत बात है भाई, राइटिंग सुधारो यार, तुम राइटिंग अच्छी नहीं आती तुम्हारी। कुछ की अच्छी आती है, किस किस की राइटिंग अच्छी आती है कमेंट में बताओ जल्दी से। किस किस की राइटिंग सुंदर मोती जैसे अक्षर आते हैं कमेंट में बताओ, और किस किस की अच्छी नहीं आती है। व्याकरण के ज्ञान का अभाव लिखित अभिव्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला बिंदु है हिंदी भाषा में जैसा उच्चारण किया जाता है वैसे ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण किया जाता है। अक्सर बालक अशुद्ध उच्चारण करते हैं, इसीलिए उनकी लिखित अभिव्यक्ति भी क्या होती है, ऐसी कंडीशन में खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उच्चारण सही करेंगे तो लिखित अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो एवं टीवी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के रूपरेखा में क्या अंतर है, यानी कि रेडियो और टीवी के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उनमें अंतर क्या है। देखो, रेडियो की बात करें तो ये सिर्फ श्रव्य साधन है, और टीवी की बात करें तो ये श्रव्य और दृश्य दोनों साधन है। तो रेडियो की अपेक्षा में टीवी जो है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। टीवी से हम चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि टीवी में देखने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे या तो अभी मेरी आप वॉइस सुनते हैं तो आप चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन आप मेरे साथ वीडियो क्लास देख रहे हैं तो वीडियो क्लास में आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं तो उनमें प्रसारण में भी अंतर पाया जाता है। एक तरफ रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होता है, वहीं दूसरी तरफ टीवी श्रव्य दृश्य दोनों में इंक्लूड हो जाती है। इसीलिए वो खबर जिसे हम रेडियो पे सुनते हैं वो हमें कम समझ आती है, लेकिन उसी खबर को अपन को कोई टीवी पे दिखा देता है तो अपन उसको बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, रेडियो में भाषण प्रभावशाली नहीं होते, मज़ा नहीं आता है। जबकि टीवी की बात करो तो इतने तगड़े सीरियल चलते हैं, जैसे बच्चों क्राइम अलर्ट, इसके अलावा जो CID वाले होते हैं, इसके अलावा जो भूत प्रेत वाले नाटक होते हैं, इतने कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं भाई तुम सोच नहीं सकते हो। तो मतलब वहाँ पे बच्चे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे होते हैं, तो वो फर्क होता है। ठीक है, अभी भी आप सुन रहे हो ना, सुनने के साथ देखते जाओ ये वीडियो क्लास, आपका पेपर कितना तगड़ा होता है फिर मेरे को बताना कमेंट में। रेडियो में हमारे लिए पात्र अदृश्य होते हैं, रेडियो में कौन बोल रहा है पता नहीं चलता है, जबकि टीवी में सारे सामने दिखाई देते हैं। जैसे मेरे आपको साइड में फोटो दिख रहा है तो कमेंट में बताना साइड में आपका फोटो दिख रहा है। इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इसका लिखित सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति का गहरा संबंध है। यानी कि कोई भी कार्यक्रम दिया है तो उसका लिखित सार प्रस्तुत करना जरूरी है। इसके अलावा छात्रों को वाद विवाद के अवसर भी देनी चाहिए और अपनी जिज्ञासा का समाधान खोजने का अवसर भी क्या करना चाहिए, देना चाहिए। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार का होता है ये बताइए। तो वाच्य की यदि हम बात करें तो इसमें एक तो होता है कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखना। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है मौन वाचन, है ना। ये वचन लिखा जाता है क्योंकि जब बोलते हैं ना तो वचन ही लिखता है बाय डिफॉल्ट। तो मौन वाचन की उपयोगिता बतानी है। तो मौन वाचन में ध्यान जो होता है वो केंद्रित रहता है, उच्च कक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है। मौन वाचन में पाठक कम से कम अभ्यास में ज़्यादा पढ़ लेता है। मौन वाचन में विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है। मौन वाचन से वाचन शक्ति की तीव्रता आती है और विद्यार्थी किसी भी विषय को बड़े आराम से और जल्दी क्या कर लेता है, सीख लेता है और समझ लेता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो?
अरे यार सर्दियों में बोर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे, मैं पहले से बोल रहा हूँ। यस। अगला प्रश्न है आपके सामने, कविता में वाचन की क्या उपयोगिता है। तो बार बार कविता का वाचन करके कविता की समझ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो अब कविता का नाम आ ही चुका है, तो अब एक कविता मैं सुना देता हूँ तुम्हें। ठीक है, कविता का वाचन करते समय उच्चारण, लय, आरोह अवरोह, गति यति का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, जब भी अपन कविता बोलते हैं तो उच्चारण बड़े प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए, लय एकदम अच्छी होना चाहिए। मेरी लय अच्छी आती है कि नहीं आती है मेरे को पता नहीं है, आरोह अवरोह भी ढंग का है पता नहीं है, लेकिन एक अच्छी कविता में आरोह अवरोह, गति यति सब कुछ अच्छे होने चाहिए। वाचन के बाद कविता के विचारों, भाव, कल्पनाओं, शब्द चित्रों व्यवस्थित ढंग से समझना क्या होता है, जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता बताइए। तो कहानी शिक्षण से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, सामान्य ज्ञान की। छोटी छोटी कहानियों से बालक संसार के अनेक जीव जंतुओं के नाम एवं उनके गुण से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। समझ गए मेरी बात। यानी कि कहानी शिक्षण में क्या होता है, बच्चों का जनरल नॉलेज बढ़ता है, अपन ऐसे कह सकते हैं। और छोटी छोटी कहानियाँ अगर बच्चों को हम सुनाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के नाम उनको याद हो जाते हैं, उनके गुण याद हो जाते हैं। जैसे हमने घोड़े के बारे में बताया, एक बार एक घोड़ा था, बहुत तेज दौड़ता था और घोड़ा काले रंग का था। तो जब भी वास्तविक जीवन में घोड़ा देखेंगे तो बोलोगे और ये तो वही घोड़ा है क्या, ऐसे। तो एटलीस्ट कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। तो थोड़ी मतलब बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें जल्दी सीखते हैं। कहानी द्वारा तर्क संकल्पना, है ना, और कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब तर्क वितर्क करने लगते हो, तो फिर उसको किसने पकड़ा, वो कहाँ गया, किसने मारा उसको, इसी सवाल बच्चे के मन में आते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। अगला देखा है कल्पना शक्ति। अच्छा, फिर वो वहाँ गया होगा, वहाँ उसे कुछ मिला होगा, उसको वो लेके आया होगा, ऐसे। नेक्स्ट अगला बिंदु है, वक्ता और श्रोता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए कहानी एक सर्वोत्तम माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोई भी बोल रहा है और कुछ सुन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो इसके बीच कहानी जो है ना, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, और कहानी तो अभी मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन कविता जरूर सुनाऊंगा, और आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कहानी भी सुना दूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाऊंगा। आप हंस हंस के क्या होता है ना, वो खड्डे पड़ने लग जाएंगे आपके पेट में। तो पहले पढ़ लेते हैं, क्लियर बिल्कुल। तो कहानी जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है, बंध बना देती है आपके और मेरे बीच में, ऐसे मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है, कहानी शिक्षण से बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। किसका विकास होता है, स्मरण शक्ति का। कहानी शिक्षण के माध्यम से कल्पना तथा समय के ऊपर संतुलन रखना सीखते हैं। कभी कभी बच्चे डर जाते हैं, कभी कभी हाँ खुश हो जाते हैं, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों में अलग अलग प्रकार के संवेग विकसित होते हैं, और हम भी तो ये चाहते हैं ना, बच्चे में ये संवेग अच्छे से विकसित हो जाए, ताकि वो अपनी खुशी अपना दुख अच्छे से जाहिर कर पाए। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कहानी चयन की विशेषता बताइए। यानी कि किस प्रकार की कहानी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए बच्चों को सुनाने के लिए। तो सबसे पहली बात, कहानी में विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, कथानक आकर्षण होना चाहिए और संबद्धता होनी चाहिए। यानी कि जो भी कहानी में कैरेक्टर होते हैं वो बिल्कुल अच्छे व्यवस्थित होने चाहिए। कहानी के शब्द जो होते हैं वो सरल होने चाहिए। कथानक और दृश्यों में सरलता होनी चाहिए। यानी कि जो भी विजुअलाइजेशन बच्चे करते हैं ना, जैसे एक जंगल था तो बच्चे मन में सोचते हैं हाँ जंगल, पेड़ पौधे उग रहे हैं, जीव जंतु इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, पशु पक्षी इधर उधर दौड़ रहे हैं, ये। और जंगल में शेर था तो बच्चों के मन में शेर की कल्पना आ जाती है। तो ये मैं बोलता हूँ कहानी बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है, और आप फ्यूचर में एज ए टीचर बन के जाओगे तो आपको ये जो कहानी है ना, ये अच्छे से कहना आना चाहिए। और जैसे मैं अच्छी अच्छी कविताएं आपको बुलवाता हूँ, आप इनका कलेक्शन भी तैयार कर सकते हैं। और कहानी यदि आपको चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो ये छोटे छोटे बच्चे तीसरी चौथी क्लास के अपने मन से कहानियाँ बनाते हैं, जो आपको इंटरनेट पर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ एकमात्र हमारी वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो उन कहानियों को आप पढ़ना, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, क्योंकि वो बच्चे क्या सोचते हैं वो आप पता कर पाएंगे। चयनित कहानी के कार्यों तथा उद्देश्यों में भी सरलता होनी चाहिए। यानी जिस भी कहानी का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, है ना, तो उसका स्टूडेंट को, दोस्तों को, या जो इसे कह सकते हैं कि छात्रों का फायदा क्या होगा और उसका उद्देश्य क्या है कहने का, तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहानी सुनने से पूर्व शिक्षक उसका पूर्ण अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि कहानी की मौखिक अभिव्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली बन सके।
तो यदि मार साहब कहानी बच्चों को सुना रहे तो एक बार खुद पढ़ लो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये बात है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बताओ। तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो इसके सैद्धांतिक पक्ष में ध्वनि के स्वरूप का महत्व है। किसका महत्व है? ध्वनि के स्वरूप का। ध्वनि का आधार है उच्चारण प्रयत्न, यानी कि अपन जैसे जैसे चीजें बोलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अपनी जो वॉइस है वो एकदम तकड़ी हो जाती है। हम एक ही वाक्य को लहजे के आधार पर अलग अलग अर्थ में व्यक्त करते हैं, यानी कि एक ही बात को अपन कई अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये बात इसमें बोल रखी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इसमें दे रखा है, देखो जैसे कोई कहता है ना, भाई तुम क्यों जा रहे हो, इस वाक्य में कारण जानना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें कोई न कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अरे तुम्हारे नंबर दे दो, तो इसमें कोई न कोई इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहता है। अरे तुम्हारी ईमेल आईडी दे दो, मेरे को पीडीएफ भेजनी है, तो इसमें कोई न कोई आवश्यकता है। तो ऐसी कुछ चीजें होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के संबंध में हम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं रखते हैं, उनमें बात को ध्यान से सुनना और धैर्य के साथ सुनना, अपनी बात कह सकना, कविता, कहानी, संस्मरण इत्यादि सम्मिलित है। ये सारी चीजें क्या है बताओ, मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। बच्चे बड़े ध्यान से इन चीजों को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्लियर? बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आज आराम से पढ़ेंगे, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें चीजें। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ज्यादा इस क्लास को देख लेंगे और क्या हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा देखेंगे पर पूरी क्लास आपके लिए मतलब अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए एक गतिविधि बताओ। यानी कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति कैसे डेवलप करें, ऐसा प्रश्न आएगा, 100% आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए बड़े ध्यान से समझो। यानी कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कैसे कराएंगे। सबसे पहली बात, छात्र छात्राओं को बाजार में खरीदारी के अनुभवों को कक्षा कक्ष में बताने हेतु एक छात्रा को तो बना देंगे दुकानदार और दूसरे छात्र को ग्राहक बना देंगे और फिर एक गतिविधि करवाएंगे। अब एक विद्यार्थी को हमने दुकानदार बता दिया और दूसरे को ग्राहक बना दिया। जैसे मैं बता लेता हूँ, आपको मैं एज ए स्टूडेंट मान रहा हूँ और मैं दुकान वाला हूँ। ठीक है, मैं दुकान वाला हूँ, आप ग्राहक हो। ठीक है, तो आप आओगे मेरे पास, दुकान पे आओगे मेरी, क्या बोलोगे, अरे दुकानदार साहब मेरे को क्या दे दो, एक जोड़ी मोजे दे दो। क्या दे दो? मोजे। तो फिर मैं बोलूँगा मोजे चाहिए, हाँ, तो फिर ये देखो मोजे कैसे। तो फिर तुम बोलोगे अरे मोजे तो अच्छे हैं लेकिन प्राइस बताओ। तो फिर बोलूँगा प्राइस 100 रुपया। फिर तुम वो क्या बोलोगे, नहीं नहीं भैया ये तो ज़्यादा लगा रहे हो, थोड़े कम लगाओ। मैं बोलूँगा अरे नहीं नहीं ठीक है, अच्छे हैं, ले लो मोजे अच्छे हैं ये। फिर तुम क्या बोलोगे, नहीं थोड़े कम लगाओ। फिर मैं बोलूँगा वाह ठीक है 10 रुपये कम दे दो। फिर 90 रुपये में तुम मेरे को देते हो, मैं तुम्हें मोजे दे देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट और टीचर के बीच, है ना, अभी जैसे मैं एज ए टीचर हूँ आपका, आप स्टूडेंट है, तो हम दोनों के बीच एक संवाद हुआ है। वैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच ऐसे बहुत सारे अपन अलग अलग संवाद करा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आप अगर टीचर बनेंगे इन फ्यूचर, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप टीचर बन जाओ। अगर आप टीचर बनते हैं तो आप कौन सी एक्टिविटी बच्चों को अपनाएंगे मौखिक अभिव्यक्ति डेवलप करने में, कमेंट में बताना। ठीक है, इस गतिविधि में पहला विद्यार्थी दुकानदार होगा और दूसरा विद्यार्थी कुछ चीज़ों का मोल भाव करेगा और एक बेहतर संवाद अपन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल के रूप में बता दिया था, है ना, जो पैर में पहुंचने के, पैर में मोजे होते हैं ना पहनने के, उसका एग्जाम्पल बनाया था। अगला प्रश्न है, एक पाठ योजना तैयार कीजिए। पाठ योजना जब भी तैयार करते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसमें दिनांक लिखते हैं, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश अवधि, ये सारे फिलअप कर देते हैं। उसके बाद प्राप्य उद्देश्य एक तरफ इसे इंडेक्स बना के लिखते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, ऐसे इंडेक्स बनाते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। ठीक है, और अब इसमें क्या क्या करते हैं बताओ। इंडेक्स में ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में लिखते हैं, अर्थ ग्रहण के बारे में लिखते हैं, कौशल के बारे में लिखते हैं, अभिव्यक्ति के बारे में लिखते हैं, अभिरुचि और अभिवृत्ति के बारे में लिखते हैं कि विद्यार्थी सद्वृत्तियों का विकास कर सकेंगे, विद्यार्थी हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे, विद्यार्थी अभिव्यक्ति को लिखित और मौखिक रूप से व्यक्त कर सकेंगे, विद्यार्थी चीज़ों को बोलकर और पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, विद्यार्थी भाव तथा कला पक्ष को समझ सकेंगे। तो इसे आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर अगले जो हेडिंग है उसमें आप लिखेंगे सहायक सामग्री। क्या लिखेंगे, सहायक सामग्री क्या क्या चाहिए। फिर लिखेंगे बच्चों को कितना पूर्व ज्ञान है। उसके बाद आप वापस एक इंडेक्स बनाएंगे जिसमें आप बच्चों को 5 प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे, सबसे पहली बात
आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को अम्ल और क्षार, तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि कभी नींबू खाया है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ खाया है। नींबू कैसा लगता है? खट्टा। फिर आप बोलोगे खट्टे पदार्थों को क्या कहते हैं, तो फिर बोलेंगे अम्ल कहते हैं, है ना। फिर हम पूछेंगे अम्ल के बारे में आप क्या जानते हो, तो फिर बच्चे कुछ जवाब ही नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो ऐसे करके अपन फिर बच्चों को उद्देश्य कथन बता देंगे। क्या बता देंगे? उद्देश्य कथन। फिर अपन अपना प्रस्तुतिकरण जो है उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। यह कॉन्सेप्ट है। कितना आसान है लेसन प्लान बनाना, ठीक है। यस, अब अपन जो मेन जो इंडेक्स है उसको बनाएंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया और शामपट कार्य ऐसे कॉलम बना के लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट कार्य, है ना, और ये सारा ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 वैसे हो गए, और लास्ट में शामपट कार्य सारे तुम ऐड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 ये 4 ही हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार आप कॉलम बना सकते हैं। फिर आदर्श वाचन कराएंगे बच्चों से, अनुकरण वाचन कराएंगे, बच्चे आत्मीकरण करेंगे, भावबोध प्रश्न आप पूछ लेंगे, दोबारा पुनः सस्वर वाचन करवा लेंगे, भाव विश्लेषण करा लेंगे, मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को दे देंगे और गृह कार्य दे देंगे। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि लेसन प्लान कोई कठिन चीज़ है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको जो अनिवार्य शिक्षा है वो लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्कूल में आने वाले बच्चे जितने भी होते हैं वो खुद को बेझिझक अभिव्यक्त करने में असमर्थ क्यों होते हैं? मतलब अपने आप को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं ना। ये कुछ मिस्टेक्स है जिनको मैं ओरिजिनल पीडीएफ में इम्प्रूव कर दूंगा, ठीक है। जिस भाषा में वह सहज रूप से अपनी राय, अनुभव, भावना इत्यादि व्यक्त करना चाहते हैं वे स्कूल में स्वीकृत नहीं होती है, ठीक है। यानी कि स्कूल में जो बच्चे आते हैं ना वो मातृभाषा में बात नहीं कर पाते हैं, या मातृभाषा में तो बोल पाते हैं लेकिन हिंदी भाषा में ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि स्कूल का वातावरण थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए थोड़े से वो मतलब चिड़चिड़े या ऐसे कह सकते हैं थोड़े से बेझिझक महसूस करते हैं, झिझक के साथ बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की योग्यता में कौन कौन से संदर्भ शामिल है? तो भाषा शिक्षण की योग्यता की यदि हम बात करें तो इसमें सोचना, चीज़ों को समझना, अवलोकन करना, विश्लेषण करना, तर्क करना, ये सारी चीज़ें शामिल है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जूम करता हूँ, भूल गया यार, चलो बोल दिया करो यार, बोलते नहीं हो। यस, अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की अलग अलग विधा कौन सी? कविता, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग, निबंध और कहानी, ये सारी अभिव्यक्ति की अलग अलग विधाएं हैं। पद्य शिक्षण में कौन कौन से रसों की अनुभूति होती है? तो पद्य शिक्षण की बात करें तो इसमें वीर, अद्भुत, हर्ष, करुण, विभत्स, श्रृंगार, शांत रसों की अनुभूति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य के पठन पाठन से विद्यार्थी को क्या लाभ होते हैं? तो साहित्य के पठन पाठन से विद्यार्थी नए शब्दों को सीखता है और उनके अर्थों से भी परिचित होता है। अगला इसी में पॉइंट है, ध्वनि शब्द के बारे में बच्चा जानता है। वाक्य और संवाद के स्तर पर भाषा की जटिल संरचनाओं से भी बच्चा क्या होता है? परिचित होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यार्थी की भावी शिक्षा किस पर आधारित होती है? तो उसकी श्रवण क्षमता पर आधारित होती है कि बच्चा कितना ढंग से और कितना सोच पा रहा है। अगला प्रश्न है, भाषा का सिद्धांत पक्ष किससे संबंधित है? तो भाषिक तत्व से संबंधित है। बहुत सरल सरल प्रश्न है। भाषा के साध्य पक्ष के क्या तात्पर्य है? तो भाषा के उपयोग की व्यावहारिक योग्यता, जिसको हम पढ़ने, सुनने, बोलने, लिखने आदि के रूप में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? तो भाषा की वह ताकत जो संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को परस्पर जोड़ने का काम करती है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? एक ताकत होती है जो संवाद के माध्यम से एक लोग को दूसरे लोग से जोड़ती है, ठीक है। लोग लगे को नहीं, लोग लोग को, है ना। अपने भावों व विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने का कौशल है मौखिक अभिव्यक्ति, या इसे आप याद रख सकते हैं। अपने भावों को सटीक रूप से व्यक्त करना क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। कभी कभी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, कभी कभी धीरे रहेगी, तो हैंडल कर लेना, ठीक है। यस, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञानपरक उद्देश्य क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ज्ञानपरक उद्देश्य की बात करें तो इसमें भाषा की परंपरा, प्रकृति और विविध प्रकार के घटकों की जानकारी और भाषा विज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा शिक्षण के आलोचनात्मक उद्देश्य बताइए। इसके आलोचनात्मक उद्देश्य की बात करें तो इसमें पठित विषय वस्तु का विवेचन करना, विश्लेषण करना, अन्य रचना से उसकी तुलना करना, समीक्षा करना, पाठक के रूप में पसंद को निर्धारित करना, रचना विशेष के कथ्य अथवा शिल्प से प्रभावित होकर उसकी सराहना करना इत्यादि बिंदु शामिल है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि क्या है। निगमन विधि में निगमन यानी नियम बता दो और उदाहरण से नियम की पुष्टि खुद बच्चा कर लेता है। आगमन में पहले उदाहरण दे दो, ले भाई आजा, आते ही क्या दूंगे तेरे को, उदाहरण देंगे। ओके, आएगा तो उदार देंगे, ऐसे याद रख लो, या आएगा तो उदाहरण देंगे, ठीक है। और निगमन में नियम दे देंगे, आएगा तो क्या दे देंगे, आगमन उदाहरण, ठीक है। ये आ याद रख लेना है ना, उदाहरण से आ याद रख लेना कि उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण देते हैं, देने का काम करते हैं, ठीक है। सूत्र बच्चे खुद निकालते हैं उदाहरण से। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को संक्षेप में बताएं। सार्वजनिक जीवन के संपर्क के वृहद अनुभव के भाषा की क्षमता अर्जित करना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, एक दूसरे के अनुभव से जुड़ना, उसके परिप्रेक्ष्य में चीजें, स्थिति, घटना और की समझ को विकसित करना, ये सारी चीजें संबंधित है। शब्दकोश और साहित्य कोश आदि देखने का कौशल विकसित करना, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त गीत, संवाद, अंतराक्षरी, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आधार बना के भाषा और साहित्य की समझ बनाना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, ठीक है। कुछ प्रश्न बहुत ही सरल है तो उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं। यस, आपका मूड उदास था, अब मैं आपका मूड कर दूंगा ऐसा। रील्स नहीं, रिश्ता भेजो, थैंक्स, बाय। क्या होता है कि आजकल, वैसे तो मैं इंस्टाग्राम कम चलाता हूँ, पर कुछ फ्रेंड क्या करते हैं कि भाई दे रील पे दे रील पे रील, दे रील पे रील। इससे क्या होता है कि बच्चे या फ्रेंड बहुत परेशान हो जाते हैं, या तो ब्लॉक मार देते हैं या फिर क्या बोलते हैं, अरे रील्स मत भेजो, क्या भेजो, भेजना है तो रिश्ता भेजो। और जो रिश्ता मांग रहे ना उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले नौकरी ले लो फिर रिश्ता लेना, क्योंकि नौकरी है, पैसा है तो रिश्ता है, बाकी रिश्ता जाएगा ऐसे करके जिधर से आए ना उधर से रवाना हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है कि रील्स नहीं रिश्ता भेजो, और मैं उस फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो की लिंक भेज दे, वो देख लेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये फनी जोक मतलब अपन का मूड हैप्पी करने के लिए आते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास ऐसे इंटरेस्ट के साथ चलती रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से। तो उच्च प्राथमिक यानी पहले से 8वीं तक, ठीक है। तो बच्चों को ध्वनि रूपों का शुद्ध उच्चारण करवाना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाना, वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना, विराम चिन्हों का प्रयोग लगाना सिखाना, वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ये सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, 8वीं तक के बच्चों को भाषा सिखाने के। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति परक उद्देश्य के 5 व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि अभिव्यक्ति किसी में अगर अच्छी है तो क्या क्या चेंजेस होंगे। व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर लेगा, जैसे कि आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं। प्रसंगानुकूल भाव विचार के अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता बनाए रखेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं तो सहमत हूँ इस बात से। मैं तो आज भी यहाँ क्लास होती है बच्चों से, अधिकतर मतलब कोशिश करता हूँ मातृभाषा में बात करने की, और मैं चाहता हूँ संडे को एक कंपटीशन करूँगा जिसमें बच्चों को मातृभाषा में ही यूँ मज़ा आता है यार, बच्चे हंसने लग जाते हैं। और जिस क्लास में बच्चे हंसते नहीं है वहाँ मज़ा नहीं आता है। आप भी हंस दो एक बार, मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसमें मातृभाषा का महत्व होता है। कैसे होता है बता देता हूँ। मातृभाषा में विद्यार्थी की गति स्वाभाविक होती है, यानी बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सीखता है, और मातृभाषा से चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और मानसिक विकास के लिए मातृभाषा बहुत ज़रूरी है, और मातृभाषा एक साथ माध्यम है, बहुत अच्छे माध्यम है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के कई नए आयाम जुड़ जाते हैं, प्रमुख आयाम बताइए। यानी कि 8th तक जैसे जाते हैं तो लैंग्वेज के नए अपडेट वर्जन आ जाते हैं। पहली बात, स्वतंत्र अभिव्यक्ति बच्चे कर सकते हैं, पत्रिकाएं पढ़ना सीख लेते हैं, बाल साहित्य पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं,
पर नाटक कर देखते हैं, करते भी है। गुल्फी वाला आ जाए तो साले लौटने लग जाते हैं, पर गुल्फी खाएंगे, है ना। परिचर्चा, है ना, बातचीत कर लेते हैं। मोदी जी का भाषण आजकल सारे बच्चे सुनते हैं। टीवी देखते हैं, है ना। टीवी में पहले हम क्या देखते थे, सोनपरी, शाकालाका बूम बूम, ऐसे कुछ। और लड़कियों के सीरियल कौन कौन से, कमरे में बताना जल्दी से, एक बार उन पुराने सीरियल को याद करो जल्दी से। अखबार तो हम उस समय कम देखते थे भाई। कंप्यूटर अभी चलाता हूँ, आपकी क्लासे अभी पीसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रेडियो, सिनेमा आदि भाषा को समझने में एक विशेष योग्यता दिखलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नए आयाम जो भाषा शिक्षण बढ़ाने के लिए दे रखे हैं। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध की अवधारणा बताओ। तो उच्च प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करें तो भाषा कौशलों को अर्जित करते समय सौंदर्य की व्यापक अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है। व्यक्ति, साहित्य, जीवन मूल इत्यादि साधनों में इसमें सम्मिलित है। उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षण में सौंदर्य के लिए विषय वस्तु में निहित सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य और विधागत सौंदर्य शामिल कर रखा है। भाषागत सौंदर्य और विधागत सौंदर्य इसमें शामिल कर रखा है। भाषा हमें सौंदर्य की विराटता से परिचित कराती है, यानी एक लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ें जो हमें एक उस अनुभूति को अपन को करवाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, साहित्य बोध क्या है, इसकी सहायता से बच्चों में कौन कौन से आयाम दे सकता है। तो साहित्य बोध में अभिव्यक्ति की अलग अलग विधाएं होती है, और इस विधाओं में जैसे बच्चों को कविता सिखाना, नाटक दिखाना, रेखा चित्र बनाना, संस्मरण सुनाना, व्यंग सुनाना, निबंध बताना, जीवनी पढ़ाना इत्यादि चीज़ें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे का साहित्य बोध को मजबूत करती है, और ये शिक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम भी होता है, हम इसे कह सकते हैं। तो अब इट्स टाइम टू लिसन ए स्टोरी या पोएम फ्रॉम आपके फ्रेंड महेश। अभी आपको एक कविता सुनाने वाले हैं, तो आप अभी कविता सुनना, ठीक है। मैं ढूंढता हूँ अच्छी सी कविता, सुनोगे ना, क्योंकि आधी क्लास हो चुकी है, 50% क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं हर क्लास में आपको कविता सुनाता हूँ, क्योंकि इस उद्देश्य यही है कि आपका मूड थोड़ा सा एकदम मस्त हो जाए। चलो, एक ऐसी कविता जो आपको आपके बचपन की याद दिलाएगी, ठीक है। यस, कविता कुछ इस प्रकार है। कविता की हेडिंग बता देता हूँ, बचपन से ही, है ना। बचपन बहुत खूबसूरत होता है, अपन इतने अच्छे अच्छे खेल खेलते हैं और बड़ा ही मनोरंजन होता है बचपन में, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। मेरे साथ भी आप दोहरा सकते हो, और अगर आपको शर्म आती है, नहीं दोहरा सकते हैं, आपके पास कोई है तो आप सुन लेना। बच्चे छोटे बढ़ते जाते, बच्चे छोटे बढ़ते जाते, होकर बड़े मनुज कहलाते, होकर बड़े मनुज कहलाते। जो जितना ऊंचा उठता है, जो जितना ऊंचा उठता है, मान उसे जग में मिलता, मान उसे जग में मिलता। होकर बड़े प्रशासक बनते, होकर बड़े प्रशासक बनते। आप बनोगे प्रशासक, गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपकी, अधिकारी बन जाओगे। तब ये कविता सुनोगे तो एक अलग ही अच्छी अनुभूति मिलेगी। और देश की सेवा करते, करोगे ना सेवा, बच्चों को पढ़ाओगे, और शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। बचपन से ही संभल चले हम, बचपन से ही हम क्या कर चले, संभल कर चले, तभी तो आज डीएलएड कर रहे हैं। बाकी कहीं रोते फिरते, मौका ही नहीं मिलता पढ़ने का, लेकिन इतनी अच्छी कॉलेजेस मिली और पढ़ रहे हैं, है ना। इसी सीख का ध्यान रखें हम, इसी सीख का ध्यान रखें हम। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। बच्चे छोटे बढ़ते जाते, होकर बड़े मनुज कहलाते। जो जितना ऊंचा उठता है, मान उसे जग में मिलता। होकर बड़े प्रशासक बनते, और देश की सेवा करते। बचपन से ही संभल चले हम, इसी सीख पर ध्यान रखें हम, इसी सीख पर ध्यान रखें हम। बच्चे छोटे बढ़ते जाते, होकर बड़े मनुज कहलाते। तो ये कविता मैंने आपके सामने पेश की है। अगर आपको पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपके बचपन की याद आई, तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि आप कौन कौन सी खेल बचपन में खेलते थे, ठीक है। और आपका ड्रीम क्या है, 3rd ग्रेड टीचर ही बनना है, या आप कुछ और भी बढ़िया करना चाहते हैं। चलो, आई थिंक 2 मिनट की कविता थी, पर आपका मूड फ्रेश हो गया होगा, है ना। और मैं यही चाहता हूँ कि समय समय पे आपका मूड एकदम रफ हो जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, साहित्य बोध के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं।
किसी रचना विशेष को पढ़कर रसानुभूति करना सबसे महत्वपूर्ण है। रचना के भावार्थ को ग्रहण करने के साथ साथ उनके मूल संवेदना तक पर पहुंचना भी इम्पोर्टेंट है। विधागत विशिष्टताओं को जानते हुए शिल्पगत पक्षों, भाषा, छंद, अलंकार, रस, मुहावरे, बिंब, प्रतीक, लोकोक्तियां आदि विवेचन विश्लेषण साहित्यिक समझ को समृद्ध बनाने में आवश्यक है। एक रचनाकार के लिए उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, उनका पोषण करना ही साहित्य की साधना है। ये याद रखना, ठीक है। साहित्य से संबंधित है बेटा। ये सारी चीजें देखो क्या दे रखा है, विभिन्न प्रकार के भाषा पक्ष, छंद, अलंकार, रस, मुहावरे, बिंब, प्रतीक, लोकोक्तियां, सारी चीजें दे रखी है साहित्य से संबंधित, ठीक है। तो याद रखना। अगला इसमें दे रखा है भाषागत कौशल की समस्याओं का उल्लेख कीजिए कि जब कोई लैंग्वेज सीखता है तो उसको कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें भाषा का अच्छा नॉलेज है तो हम बहुत अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम कौशल होते हैं। कौशल कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिए थे, ठीक है। कौशल भाषा का व्यावहारिक पक्ष है, यानी कि नॉर्मली इसको अपन व्यवहार में प्रयोग लाते हैं। और भाषा कौशल अर्जित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अर्जित, सीखे जाते हैं कि कोई कैसे बोल रहा है उसको देख के सीखें। भाषा कौशल अर्जित करने में आने वाली समस्या है, यानी कि जब भी अपन भाषा कौशल अर्जित करते हैं तो कौन कौन सी दिखती है, हमारी यहाँ टपकती है, जिससे प्रत्यक्षीकरण, मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल के विकास के लिए उचित परिवेश उपलब्ध नहीं होता, यानी कि कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है और उसको अंग्रेजी का वातावरण नहीं मिल रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। भाषा कौशल के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का उचित विकास आवश्यक है, ठीक है। भाषा शिक्षकों के उच्चारण में त्रुटि उपस्थित होती है तो त्रुटि को हमें सही करना चाहिए। अगला है सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव होने के कारण भाषा शिक्षण कौशल का विकास नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होते ही नहीं है। 20 का स्टाफ होता है, 20 में से 10 टीचर्स नियुक्ति होती है, 10 टीचर्स होते हैं, स्टाफ 20 का है लेकिन 10 पद खाली पड़े। अब 10 पद की पूर्ति कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। नुकसान सरकारी स्कूल के बच्चों को हो रहा है। इसीलिए अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को जो सक्षम होते हैं वो प्राइवेट में भेजते हैं, सरकारी में नहीं भेजते हैं। विद्यालय में बजट की कमी के कारण भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक का सामग्री भी नहीं मिलती है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे भाषा शिक्षण पढ़ाने की सामग्री भी नहीं है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं आज के समय में, इनको सरकार को सुधारना चाहिए, मैं सब मानता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने का क्या महत्व है? तो भाषिक संरचना को यदि हमें समझना है तो वाक्य रचना, शुद्धता, वर्तनी, बोध इत्यादि के लिए जरूरी है। भाषा सीखने के कौशल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला दे रखा है सुनना, इससे हम वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देखते हैं। जैसे अभी सारा राम मंदिर को देख रहे थे बड़े ढंग से, है ना। और श्रुत सामग्री में आप व्यक्ति विचारों को सुनते हैं, उनके भावों को समझते हैं, तत्वों की तुलना करते हैं, सारांश ग्रहण करते हैं और केंद्रीय भाव की भी पहचान करना इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अगला जो भाषा विकास का कौशल है वो है बोलना, ठीक है। बोलना यानी मौखिक अभिव्यक्ति। इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाता है और अपने भावों और विचारों को अगर हमें सही तरीके से व्यक्त करना तो एक ही साधन है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति को अगर अच्छी करना है तो कविता सुनाओ, कहानी सुनाओ, भाषा सुनाओ, वाद विवाद सुनाओ इत्यादि चीज़ें सुना के अपन डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला है पढ़ना। लिपि चिन्हों के अगर पहचान के अपन बड़े आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ना सृजनात्मक अनुभव होता है, शब्दों के सहारे एक अलग ही दुनिया में हमें लेके जाता है। लिखित सामग्री को मनोयोग के साथ शुद्ध उच्चारण व उतार चढ़ाव के साथ विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए गतिपूर्वक पढ़ना इसमें शामिल है। अंतिम भाषा कौशल है लिखना। इसमें छोटे छोटे वाक्य लिखना बच्चों को सिखाया जाता है। समाचार लिखना, पत्र लिखना, डायरी लिखना, लेखन लिखाने के विभिन्न प्रकार के कौशल बच्चे में विकसित किए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम क्या है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों में भाषा शिक्षण की परंपरा, प्रकृति तथा उसके विविध घटकों की जानकारी भाषा विज्ञान के ज्ञान को लिया जाता है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्यों में भाषा शिक्षण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के मन में रचनात्मक साहित्य के प्रति क्या कर सकता है? रुचि जागृत कर सकता है। सृजनात्मक उद्देश्य भाषा शिक्षण का एक आयाम होता है, जैसे विद्यालय पत्रिका, साहित्यिक प्रतियोगिता, बाल सभा इत्यादि के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ा सकते हैं।
आलोचनात्मक क्षमता इसके अंतर्गत पठित विषय वस्तु का विवेचन, विश्लेषण और अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, बच्चे किन बातों को शीघ्रता से ग्रहण कर सकते हैं? तो जो उनकी रुचि में हो। मौखिक अभिव्यक्ति का गुण, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए, गतिशीलता और मधुरता होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण गुण है। बोलने और सुनने में गहरा संबंध है। कैसे? जब हम किसी बात को सुन रहे होते हैं तब हमारा मस्तिष्क कहीं बोलने की भी रूपरेखा बना लेता है, यानी कि किसी बात को सुन रहे साथ साथ ही बोलने की प्लानिंग भी साथ साथ ही बन जाती है, ऐसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, औपचारिक शिक्षण में किन विधाओं का प्रयोग किया जाता है? तो औपचारिक शिक्षण में वार्तालाप, नाटक, भाषण का उचित प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल में दोष के कारण का उल्लेख कीजिए। तो श्रवण कौशल की बात करें तो इसमें मौखिक कार्य का अभाव होता है, कक्षा में कठोर नियंत्रण रखा जाता है, अशांत वातावरण हो जाता है, एक साथ दो काम हो जाते हैं, तो इसीलिए श्रवण कोश दिक्कतें पैदा करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। तो सुनकर समझने का महत्व, वक्ता और श्रोता के पूर्व पृष्ठभूमि और इसके प्रभाव को समझना, है ना, श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना, आदेश और निर्देश की भाषा को समझना कि पता ही नहीं लग रहा आदेश दे रहा है निर्देश, विभिन्न प्रकार के वार्तालाप और उनमें भागीदारी को क्या करना, समझना, इसमें सम्मिलित है। अगला जो प्रश्न है वो है, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष को विस्तार से बताओ। तो ध्वनि के स्वरूप का ज्यादा महत्व होता है। आवाज अथवा ध्वनि का आधार उच्चारण प्रयत्न, यानी कि जितना उच्चारण प्रयास करेंगे वैसे वैसे ध्वनि अपनी अच्छी हो जाएगी। हम एक ही वाक्य को एक लहजे के आधार पर अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अपनी बात को ध्यान से सुनना, अपनी बात को कह सकना, नाटक एवं संवाद सुनकर प्रमुख तत्व ग्रहण कर लेना, हिंदी के शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रवाह के साथ क्या करना, पढ़ लेना, इसमें संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के औपचारिक एवं अनौपचारिक संदर्भ को उदाहरण सहित समझाओ। औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भ की बात करें तो औपचारिक अभिव्यक्ति नियमों, शिष्टाचार आदि से युक्त होती है, यानी कि जब जैसे स्कूल में आप टीचर को कोई भी पत्र या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें बिल्कुल शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, हेलो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, नहीं तो टीचर आपके रेपटे भी मिल सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, शिष्टाचार से उनको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है। और अनौपचारिक संदर्भ में बात करें तो इसमें आप चाहे जितना लिख सकते हैं, जैसे चाहे मेरे प्रिय बहन, है ना, तेरी बहुत याद आ रही है ना, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अपन औपचारिक में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें सहजता एवं स्वतंत्रता के साथ मनोपगत विचारों प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति अपनी बात स्वतंत्रता के साथ क्या कर सकता है, कह सकता है। अगला प्रश्न है, वार्तालाप की क्या विशेषता है? मधुरता के साथ होना चाहिए, प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, शिष्टाचार युक्त बातचीत का तरीका होना चाहिए और व्याकरण संबंधी शुद्धता होनी चाहिए। तो ये कुछ वार्तालाप की विशेषता याद रखना। अगला प्रश्न है, आदेशात्मक भाषा की दो विशेषता लिखिए। अगर कोई भाषा आदेशात्मक है तो उसमें बाध्यता निहित होती है और अनिवार्यता निहित होती है। संक्षिप्त रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, भावपूर्णता के लिए बोलने वाले विशेषाधिकारी होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों के गुणों में किस तरह सहायक होती है ना, बच्चों के गुणों, है ना, इसको गुणों कर दो, बच्चों के गुणों के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करती है, नए अनुभव के प्रति उनको सचेत करती है, मनोभावों का प्रदर्शन करती है और नेतृत्व के गुण का विकास करती है। अगला प्रश्न है, भाषा की विशेषताओं की विवेचना करो। तो विषय की पूर्व तैयारी करना, विषय को रोचक बनाने का कौशल होना चाहिए, श्रोताओं को संतुष्ट करने वाली सामग्री होनी चाहिए, विषय को केंद्रित रखने का कौशल होना चाहिए, नाटकीय भाव भंगिमा का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए और गतिशील और स्पष्ट भाषा शैली होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाटक और कविता पाठान नहीं पठन है ना, पठान है, पठन पठन पठन, इसको मिटा दो, कविता पठन पठन याद रख लेना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पठन, ओके, ये पठन है, ठीक है। यहाँ पे नाटक और कविता पठन मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार बढ़ाते हैं? तो नाटक अभिनय मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है, यानी नाटक की मदद से अपन अपनी मौखिक अभिव्यक्ति एक नंबर कर सकते हैं। कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। कविता पाठ से बालक की रागात्मक शक्तियों का विकास होता है। आदर्श कविता वाचन के पश्चात छात्रों से अनुकरण वाचन करवाते हैं।
इसके अलावा उच्चारण की शुद्धता, आरोह अवरोह, गति, विराम, प्रवाह आदि का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। कवि दरबार, कवि सम्मेलन, कविता, दोहा, वाचन प्रतियोगिता का आयोजन अपन करवा सकते हैं, जिसकी मदद से बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति अच्छे से डेवलप हो जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी भाषा को सुनकर समझने में कौन कौन से बिंदु सहायक होते हैं? तो भाषा का संदर्भ, विषय वस्तु, भाषा का स्तर, रुचि और बातचीत, ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आवाज के पहलुओं का उनके अर्थ से क्या संबंध है? तो वक्ता का जो संबंध है वो पहला बोलने की गति और आवृत्ति से होता है, यानी कि वक्ता कितनी स्पीड से बोल रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। दूसरा, वक्ता की आवाज कटु है या मृदु। कोई प्यार से बुलाता है, अरे दिनेश इधर आना, तो दिनेश जल्दी से आ जाता है, और कोई बोलता है दीना इधर आ, तो दीना आता ही नहीं है ना। तो ये दिनेश को टारगेट नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसे ही मतलब समझ जाओ। अगला इसमें बात कर रहे हैं, वक्ता की आवाज़ इसमें स्पष्ट होती है, उससे पता लग जाता है कि भाई कहना क्या चाहता है। और वक्ता की आवाज़ कितनी तीव्र है उससे पता लग जाता है। कभी जोर से बोलो हाय समझ नहीं आता इधर आ, ऐसे बोलता अरे इधर आ जाओ बच्चों, हाँ ऐसे। वक्ता की आवाज़ में शब्दगत भाव होना इसमें आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालकों में सुनने की आदत के विकास के लिए परिवार और विद्यालय क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? बच्चों को स्व स्वर वाचन करवाए, श्रुत लेख लिखवाए, भाषण करवाए, वाद विवाद करवाए, प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों को मतलब नई नई चीज़ें सिखाएं, कहानी कहना सिखाएं, कहानी सुनना सिखाएं, केवल श्रव्य और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना सिखाएं। बच्चों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए परिवार भी कुछ उपाय यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें करा सकते हैं? तो अध्यापन का दौरान करा सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के साथ और लिखित कार्य के साथ। ठीक है, कक्षा में अपन ये काम करा सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। अब कक्षा के बाहर क्या करते हैं उससे पहले देख लो। अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। मैं कितनी मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना। जल्दी से इसको लाइक करो और कमेंट में आप अपने कॉलेज का नाम लिखो जल्दी से, COLLAG, अपने कॉलेज का नाम कमेंट में लिखो। ये 2 काम अगर आप कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा आप मेरे प्री स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए तो बोला ना, आप लाइक करोगे ही नहीं अभी और कॉलेज का नाम भी नहीं लिखोगे ना, इसलिए मैंने लिखी है ये बात कि अच्छे लोगों का साथ कभी अच्छा नहीं होता है, अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। लेकिन आज अच्छे लोगों के साथ आप अच्छा कर दो जल्दी से। अच्छा, ऐसे कुछ आते हैं स्टेटमेंट, आपका मतलब मूड हैप्पी हो जाता होगा, है ना। यस। कक्षा के बाहर क्या कर सकते हैं? जैसे प्रार्थना सभा में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाल सभा, उत्सव, पर्व, जयंती आयोजन और कक्षा की जिम्मेदारी, इन सभी अवसर पर हम बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति एकदम खोल के रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ने में कौन कौन से प्रमुख हो जाते हैं? तो भावार्थ ग्रहण में बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, विश्लेषण कर लेता है, भाषिक तत्वों की पहचान कर लेता है और मौखिक अभिव्यक्ति निपुण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पठन के आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? तो वातावरण ढंग का होना चाहिए, शारीरिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अनुभव भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, मानसिक विकास बच्चों का मजबूत होना चाहिए, मनोभाव अच्छे होने चाहिए और शब्दावली बच्चों को आनी चाहिए। तभी बच्चे आराम से क्या कर सकते हैं, अपना पठन एकदम अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, परंपरागत रूप से पठन के कितने चरण होते हैं? प्रत्याभिज्ञान, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। याद रखना, पठन के कितने चरण होते हैं? 3, प्रत्याभिज्ञान, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। अगला जो प्रश्न है वो है, कविता का आनंद किस पर निर्भर करता है? तो वाचन पर निर्भर करता है, हम कितने अच्छे तरीके से वाचन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कविता में भाव सौंदर्य को कैसे समझ सकते हैं? तो हर्ष, शोक, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, उत्साह आदि विविध भाव कविताओं में होते हैं। तो इनको समझने के लिए हम बार बार उन पंक्तियों के दोहरा कर आनंद ले सकते हैं। एक चिड़िया के बच्चे 4 कैसे निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए, घूम घाम कर घर को आए, माता को यह वचन सुनाया, देख लिया हमने जग सारा, सबसे घर है सबसे प्यारा घर हमारा। ये जो स्टेटमेंट है ये उस चिड़िया के बच्चों ने दिया था जो पूरे विश्व में घूम के आ गए थे या पूरे अपने एनवायरनमेंट में घूम के आ गए थे। अगला प्रश्न है, पठन और वाचन में क्या अंतर है? पठन और वाचन की बात करें तो दोनों शुरुआत में एक जैसे होते हैं। वाचन में उच्चारण, लय, गति, आरोह अवरोह और बलागात का ध्यान रखा जाता है और पठन में समझने पर ध्यान दिया जाता है चीजें।
वाचन कितने प्रकार का होता है? स्व वाचन, मौन वाचन और अध्ययन वाचन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर देना और अपनी गेस्ट पेपर की लिस्ट में ऐड कर देना। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन में अंतर स्पष्ट करो। एक व्यक्ति अगर वाचन कर रहा है तो उसको व्यक्तिगत वाचन कहेंगे, और बड़ी कक्षा में अगर साल एक आधे बच्चों को मिलकर वाचन करवाया जा रहा है तो उसे सामूहिक वाचन कहेंगे। ठीक है, जैसे प्रार्थना बोल देना, जयति जय जय मां सरस्वती, है ना, ऐसे। तो इसमें सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं। और अभी जो मैंने बताया ना, कक्षा में कोई भी एक बच्चा कुछ भी बोल रहा है तो वो व्यक्तिगत वाचन में आता है। छोटी कक्षाओं में सामूहिक वाचन करवा सकते हैं, बड़ी कक्षाओं में कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यस। अगला प्रश्न है बच्चों की वाचन शक्ति विकास करने के लिए क्या करेंगे? आदर्श वाचन कराएंगे, अनुकरण वाचन कराएंगे और अभ्यास कार्य करवाएंगे। अगला प्रश्न है आत्मकथा में किस बात पर बल दिया जाता है? तो आत्मकथा में लेखक के गुणों के साथ साथ विचार करना चाहिए, है ना। कठिनाइयाँ, विपत्तियों का सामना कैसे किया जाता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, गुणों छोड़ देना, ये गलत प्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है मौन वाचन से होने वाले लाभ बताओ। ध्यान केंद्रित रहता है, उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होता है, कम से कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जीवन का अधिकांश जो वाचन होता है वो मौन ही होता है, विषय वस्तु को समझने में आसानी रहती है और वाचन शक्ति में भी बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है पढ़कर समझने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करो। तो सुनना और पढ़ने में सहायक होता है, अनुमान और चर्चा भी इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कविता के सौंदर्य तत्व कौन कौन से? अभिव्यक्ति सौंदर्य, भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य, 3 सौंदर्य। अगला प्रश्न है पुस्तकालय किस प्रकार उपयोगी होता है? पुस्तकालय हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। विद्यार्थी शिक्षक पुस्तकालय के उपयोग से अपनी समझ को बढ़ा सकता है और पढ़ने में रुचि जागृत करने के लिए भी पुस्तकालय बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बच्चे अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको प्रेजेंट करना जो सीखते हैं वो पुस्तकालय की मदद से ही सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने पढ़ना क्या है? पढ़कर समझने के सैद्धांतिक पक्ष बताओ। इसको स्टार कर देना, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? समझना नहीं होता है सिर्फ, इसके अलावा चीज़ को आत्मसात करना भी होता है। ठीक है, और व्यापक अर्थ में जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना, दुनियादारी से परिचित होना, नवीन विचारों भावों का उत्पन्न होना, विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति से चिंतन व मनन करने की क्षमता बढ़ाना भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट अब कहाँ चला गया ये रहा, यस। अगला प्रश्न है आपके सामने पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए बालकों को किस प्रकार के पाठ अपन दे सकते हैं? तो आदर्श पाठ दिए जा सकते हैं, अनुकरण पाठ दिए जा सकता है, कठिनाई निवारण किया जा सकता है, भाव सौंदर्य का विकास किया जाता है, सौंदर्य अनुपति बच्चों को दी जा सकती है, लेखन के उद्देश्य बच्चों को दिया जा सकते हैं। इसके संबंध में बच्चों को कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टार्ज, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, इन सभी से संबंधित नॉलेज उपलब्ध करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो प्राकृतिक परिवेश, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल की भाषा, उत्सव मेले त्योहार, खेलकूद, मित्र मंडली और विद्यालय वातावरण, ये सारी चीज़ें बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है सुंदर लेखन में संभावित त्रुटि का कारण बताइए। तो लिखावट अच्छी नहीं होती है तब भी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, कभी अक्षर बड़े, कभी अक्षर छोटे, कभी अक्षर टेढ़े, कभी अक्षर मेढ़े। ईमानदारी से बताना, देखो आप भविष्य में टीचर बनोगे, खुद झूठ बोलोगे तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे, बच्चे मतलब क्लास के बच्चे, वो भी झूठ बोलेंगे। तो आपको सच बोलना, आपकी राइटिंग अच्छी आती है या खराब? ठीक है, और पहले खराब आती थी तो आपने सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना ऑफलाइन क्लासेस में, क्या पता आपको अच्छा सजेशन दे दे और मैं वहाँ अप्लाई कर दूँ, तो आप बताना। अगला प्रश्न है शिरोरेखा छोटी या टेढ़ी खींचना और शब्दों के मध्य कम दूरी होना, ये कुछ गलतियाँ जिसके कारण राइटिंग बिगड़ जाती है। और मेरी भी राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती है नहीं है, इसीलिए मैं आपको पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बड़े आराम से पढ़ सके। वाह भैया कितना बड़ा प्रश्न। चलो, प्रश्न है लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर स्पष्ट करो। लिखित अभिव्यक्ति जो होती है मूर्त होती है और मौखिक अभिव्यक्ति अमूर्त होती है। लिखित अभिव्यक्ति स्थायी और पूर्णकालिक होती है, जबकि मौखिक अभिव्यक्ति स्थायी और तात्कालिक होती है। लिखित अभिव्यक्ति में अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है, जबकि मौखिक अभिव्यक्ति में कम ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। लिखित अभिव्यक्ति में सुधार किया जा सकता है, जबकि मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार नहीं किया जा सकता है। लिखित अभिव्यक्ति में लिखित भाषा, स्थान व समय का
ध्यान रखा जाता है, जबकि मौखिक अभिव्यक्ति में इन चीज़ों की जरूरत नहीं रहती है। लिखित अभिव्यक्ति में अप्रत्यक्ष व्यक्ति को भी विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में टेलीफोन के माध्यम से विचार अभिव्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, लिखने का महत्व क्यों है, तो कारण बताइए। तो लेखन के द्वारा मानव अपने पूर्वजों के जीवन, उनके आदर्श और उनकी मान्यताओं से परिचित होता है, और लेखन कौशल से ही साहित्य का सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेखन की प्रभावी योजना के 2 चरण, विषय का चयन करना, शीर्षक निर्धारण करना, विषय पर चर्चा करवाना और रूपरेखा तैयार करना, ये सारे इंक्लूड है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेखन के लिए बातचीत का क्या महत्व है। तो छात्रों में तार्किकता डेवलप करनी है, विश्लेषण की क्षमता विकसित करनी है, तो उसके लिए बातचीत का सबसे बड़ा रोल रहता है। बातचीत लिखित अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है। सार्थक व विषय संबंधित बातचीत द्वारा बच्चे अच्छे श्रोता और वक्ता बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना। बस क्लास खत्म होने ही वाली है, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। लिखित अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाले संभावित कारक कौन कौन से। तो व्यक्तिगत रुचि, मनोगत विचारों का प्रकटीकरण, कक्षागत प्रतिस्पर्धा की भावना और समय का सदुपयोग इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, गद्य के अंतर्गत कौन से अध्ययन सामग्री को अध्ययन किया जाता है। तो निबंध, एकांकी, लेख और संस्मरण कहानी का। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन के विकास के 2 उद्देश्य लिखिए। तो अक्षरों, शब्दों और वाक्यों का सही लेखन जुड़ाव जरूरी है। सरल अनुच्छेदों और निबंध की रचना आना चाहिए। विराम चिन्हों की उपयोगिता और उनके ज्ञान का इस्तेमाल भी हमें आना चाहिए। कठिन श्रुति लेख करने की योग्यता, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन, रचनात्मक लेखन का प्रयास करना और उसकी ओर बच्चों को अग्रसर किया जा सकता है। अभिव्यक्ति को लेखन का रूप देना, पठित सामग्री का अर्थ और संदर्भ में उसको लिखना सम्मिलित है। सभी विषयों की प्रकृति के अनुसार लिखने की क्षमता विकसित बच्चों में करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, लेखन शिक्षक प्रारंभ में पूर्व किन बातों का ध्यान रखेगा। पहली बात, मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा देने से लेखन कौशल प्रारंभ होता है। बच्चा लिखे हुए तो पहचाना प्रारंभ करता है, वह बोली हुई ध्वनि से अक्षरों की पहचान भी प्रारंभ करता है ना। पठन कौशल की नींव पढ़ना शुरू होने के बाद अक्षरों को लिखने से प्रेरित किया जाता है। अक्षरों की आकृति के अंतर को देख पाना, अंतर को मस्तिष्क में याद रखना, लिखे हुए अंतर को समझ पाना, प्रतीक के जरिए अपनी बात को रखने का कौशल, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है लेखन कौशल से जुड़े पक्ष। शारीरिक पक्ष, इसमें क्या रखा है, अंगुलियों के अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, मानसिक प्रश्न, इसमें अमूर्त प्रतीक बच्चे समझने लगते हैं। सामाजिक पक्ष, इसमें भाव अभिव्यक्ति की जरूरत व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और एक और माध्यम के रूप में आवश्यक है। लेखन कौशल एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें है तो देख लेते हैं। यस, अगला प्रश्न है आपके सामने, छात्र को लिखने के लिए तैयार करने के लिए क्या क्या करवा सकते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले उसको तैयार करना है, लिखित सामग्री युक्त परिवेश देना है और उंगलियों का प्रशिक्षण करवाना है। विद्यार्थी शिक्षक बच्चों में रचना कौशल बढ़ाने के लिए क्या करेगा, चित्र वर्णन गतिविधि का प्रयोग करेगा, भ्रमण वर्णन गतिविधि का प्रयोग करेगा और रूपरेखा आधारित गतिविधि का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्णनात्मक और विवरणात्मक लेख में भेद बताइए। तो वर्णनात्मक लेख की बात करें तो इसमें तथ्यों का विस्तार रहता है और कई प्रकार के हो सकते हैं। वर्णनात्मक लेख की बात करें तो इसमें विचार प्रदान होते हैं, कल्पना प्रदान होते हैं और घटना प्रदान होते हैं। प्रत्येक तत्व को बिंदुवार प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्येक तत्व को विस्तृत व्याख्या अपेक्षित होती है। इस लेख में रोचकता का भी समावेश होता है। अब बात करते हैं विवरणात्मक लेख। विवरण आधारित होते हैं, भाषा सार्थक और इनकी सरल होती है, संक्षिप्त होती है भाषा और पूरी होती है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं, अनौपचारिक फालतू की बात उसमें नहीं करते, विवरण के क्षेत्र व्यापक होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, स्थान, आयोजन, ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेखन कौशल में उपचारात्मक शिक्षण से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, बच्चों के श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति की जांच की जाए। बच्चों को उनकी गलतियां सबके सामने न बताएं। शुद्ध लेखन को तर्क के आधार पर देखने की योग्यता पैदा की जानी चाहिए। दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। रचनात्मक ढंग से बच्चों को अभ्यास करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खबर या समाचार से क्या तात्पर्य।
खबर अथवा समाचार की बात करें तो किसी घटना या सूचनात्मक रूप से समग्रता के साथ प्रस्तुतिकरण करना इस घटना कहलाता है या समाचार कहलाता है, खबर कहलाती है। खबर में रोचकता होनी चाहिए, उत्सुकता का पुट होना चाहिए। खबर हमेशा उल्टा पिरामिड की शैली में लिखी जाती है। क्या, कब, कहाँ, ये शुरुआत में लिख दिए जाते हैं और कैसे हुआ और क्यों हुआ ये लास्ट में लिखा जाता है। जैसे क्या हुआ, वही हुआ, कब हुआ, आज ही हुआ, कहाँ हुआ, वहाँ हुआ, कैसे हुआ ये बात अभी नहीं बताऊंगा, ये बात एग्जाम के बाद बताऊंगा, क्यों हुआ, दिल था, लग गया, है ना। ऐसे समझ रहे हो, कुछ होशियार लोग ही समझ पाएंगे। समझ गए हो तो कमेंट में हार्ट दे देना। खबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। खबर यथार्थ तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, भाषा में रोचकता होनी चाहिए और उत्सुकता बढ़ाने वाले गुण होने चाहिए। भाषा जानकारी देने वाली शैली में होनी चाहिए। भाषा सरल, सटीक और सर्वमान्य होनी चाहिए। ये खबर की जो है ना इम्पोर्टेंट बात है। मी टू सम पीपुल, यहाँ मिल गए हो, ऊपर मत मिल जाना। यानी कि फ्री की वीडियो देख रहे हो और कोर्स नहीं खरीद रहे हो, इसलिए मैंने ये मीम आपके लिए ऐड की है ना। कुछ पीपुल, कुछ लोग हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ तो मिल गए हो इस चैनल पर, लेकिन ऊपर मत मिलना, बाकी कच्चा चबा जाऊँगा, ठीक है। ये कुछ आपके जो फेस की जो स्माइल है ना वो लाने के लिए मैंने ये ऐड की है, ताकि आप थोड़ा बोरियत फील नहीं करें, आपको अच्छा लगे। बीच बीच में मैं अब हर क्लास में ऐसे ये फ़ोटो लेके आऊँगा, जिससे आपको चेहरे की जो ऐसी ग्लो वाली स्माइल है ना वो बनी रहेगी, ठीक है। यस, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। सिम सिम खुल गया। यस, अगली स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के प्रमुख आधार को स्पष्ट करें। भाषा के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और प्रस्तुतिकरण के आधार पर। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल का अर्थ बताते हुए उसकी विभिन्न गतिविधियां बताएं। लेखन कौशल की बात करें तो लिखना, लिपि का ज्ञान अगर किसी बच्चे को है और अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर रहा है तो उसको अपन लेखन कौशल कहते हैं। बालक लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाषा के लिखित रूप को अपनाता है, इस प्रकार अपने भावों विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। मौखिक भाषा के शिक्षण में विद्यार्थियों को उचित गति, विराम आदि उचित प्रयोग करते हुए शुद्ध भाषा में बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब लिखना सिखाने की कुछ विधियाँ हैं, उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। इसके अलावा आकृतियों और रेखाओं का उनको अभ्यास करा सकते हैं। मोंटेसरी विधि काम में ले सकते हैं, अनुकरण विधि काम में ले सकते हैं, रूप अनुकरण विधि काम में ले सकते हैं, पेस्टोलॉजी की लेखन विधि काम में ले सकते हैं, विश्लेषण विधि काम में ले सकते हैं, जॉन लॉक की लेखन विधि काम में ले सकते हैं, व्यवहारिक विधि काम में ले सकते हैं और चित्र विधि काम में ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी को बता दो कि हमारी वेबसाइट पर इस वीडियो क्लास की पीडीएफ भी अवेलेबल है। नाम मात्र के शुल्क में आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं और कोई ज़्यादा शुल्क है नहीं है, तो जल्दी से आप खरीद लीजिए। अगला प्रश्न है, शैली के आधार पर साहित्य को कितनी विधाओं में बांटा है? 3, गद्य, पद्य और चंपू, कंपू, चंपू, याद रखना। गद्य, पद्य और तीसरी क्या है? चंपू। क्या है? चंपू लिखना। ये इस प्रश्न और उत्तर दोनों आप कमेंट में चिपका सकते हैं। अगला प्रश्न है, छंद युक्त कविता किसे कहते हैं? इसी कविता जिसमें वर्ण, मात्रा, पद, यति इनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी के कितने पक्ष होते हैं? तो 2 पक्ष होते हैं, वस्तु पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है? रेखा चित्र की बात करें तो ये कहानी के नज़दीक की विधा होती है और इसमें समकालीनता की झलक देखने को मिलती है, जबकि संस्मरण की बात करें तो ये निबंध विधा के नज़दीक है और इसमें अतीत का परिवेश देखने को मिलता है और इसमें लेखक की उपस्थिति जो होती है वो अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नाटक और एकांकी में विभेदकारी तत्व बताओ। तो एकांकी की बात करें तो स्थान सीमित होता है, अल्प समय के लिए होते हैं और पात्र कम होते हैं। और नाटक की बात करें तो आजकल के लड़की और लड़कियां कितने नाटक करते हैं आप जानते हैं ना। तो नाटक विस्तृत कथानक होता है, अधिक पात्र होते हैं और लंबे समय तक चलता है, ठीक है। जैसे विभिन्न प्रकार के नाटक आपने देखा होंगे और लड़कियां तो विशेषकर नाटक देखती है। तो अगर कोई लड़की देख रही है तो बताना उसका फेवरेट नाटक कौन सा है, ताकि लड़कों को भी पता चले कि नाटक कितने लंबे लंबे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, साहित्य में
समाज को पुख्ता करने के लिए कुछ गतिविधियों का उल्लेख करें। तो साहित्य का अध्ययन करके उसको अपनी भाषा में लिखना सीख सकते हैं। नाटक को कहानी, कहानी को कविता में लिखना भी अपन को आना चाहिए। किसी रचना का नाटक मंचन करना भी हमें आना चाहिए। सृजनात्मकता व रोचकता का समावेश, प्रभावी प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीज़ों में हम एक्सपर्ट अगर बन गए तो मजे ही मजे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कविता शिक्षण के प्रमुख सोपान कौन कौन से बताइए। तो कविता शिक्षण की बात करें तो इसमें अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करवाया जाता है, वो इंक्लूड है। विद्यार्थियों का अनुकरण पाठ इंक्लूड है। अध्यापक द्वारा पुनः आदर्श वाचन करवाया जाता है, वो इंक्लूड है। आदर्श वाचन एवं बोध प्रश्न इसमें इंक्लूड है। कविता को कंठस्थ करना इंक्लूड है और सृजनात्मक कार्य भी इसमें इंक्लूड है। अगला प्रश्न है, छंद के प्रकार बताओ। तो वर्ण, मात्रा, पद, यति और तुक, ये सारे छंद के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, छंद मुक्त कविता किसे कहते हैं। इन कविताओं में तुक का बंधन नहीं होता है और लय अंतर्निहित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सरकारी पत्र की विशेषताएं बताइए। औपचारिकता के साथ होते हैं, कार्यालय विभाग में उपयोगी होते हैं, निश्चित प्रारूप होता है, फाइल संख्या होती है, दिनांक होती है और विषय का उल्लेख होता है। सरकारी पत्र की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज क्या है। इसको आप अपनी जो क्या कहते हैं ना, गैस पेपर की लिस्ट में ऐड कर देगा। आधुनिक काल की विधाएं, पत्रकारिता से इसका विकास हुआ है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं ना। रिपोर्ट को अच्छे तरीके से व्यक्त करना रिपोर्टाज कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है। तो बाल साहित्य की भाषा विकास में बाल साहित्य की सर्वाधिक भूमिका रहती है। छोटे बालक निरंतर अपने परिवेश में भाषा सीखने का प्रयास करते रहते हैं। विद्यालय में अच्छी तरीके से वो भाषा सीखते हैं और विचारों को अपनी मातृभाषा में क्या कर लेते हैं, व्यक्त कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसी कई कंडीशन थी भाई, अपन गांव की देसी और वहाँ चले सिटी में, तो अपन अपनी मातृभाषा छोड़ नहीं सके, सीधी सी बात है। तो अपन अपनी मातृभाषा में बात करते थे। हमको बहुत टॉर्चर करते थे कि भैया हिंदी में बात करो, लेकिन अपन को तो अपनी जो मातृभाषा है वही पसंद है। कविता के सौंदर्य तत्व कौन कौन से होते हैं, रुचि पैदा कैसे कर सकते हैं। तो कविता में भाव, सौंदर्य और रसानुभूति होती है और कविता में विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता रहती है। ठीक है, प्रधानता याद रखना, प्रधानता। और रस कविता की आत्मा होती है, याद रखना। ठीक है। कविता में कौन कौन से सौंदर्य होते हैं बता देता हूँ। विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य और शैली सौंदर्य होती है। ओके, यस। कविता में रुचि अगर उत्पन्न करनी है तो क्या कर सकते हैं। कविता का प्रभावशाली वाचन करवाया जा सकता है, वाचन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा सकती है, काव्य संग्रह करवाया जा सकता है, अंतराक्षरी, कवि दरबार, कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी करवाई जा सकती है। उसके अलावा उत्सव पर कविता पाठ करवाया जा सकता है, कवि जयंती मनाई जा सकती है, समस्या पूर्ति की जा सकती है, निश्चित विषय पर काव्य पाठ करवाया जा सकता है और सुभाषित प्रतियोगिता भी कराई जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, कहानी किसे कहते हैं, तत्वों के बारे में जानकारी दीजिए। तो कहानी के लिए कथा, आख्यान आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से जीवन की यथार्थ स्थितियों को हम प्रकट कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से ना, जीवन के किसी एक प्रसंग या किसी घटना या मन स्थिति का वर्णन ही कहानी होता है और ये वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है। कहानी कभी अधूरी नहीं होती। हमारी अधूरी कहानी गाना किसी ने बना दिया, पर कहानी अधूरी होती नहीं है। कहानी के तत्व है ना, कथानक होते हैं, पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, भाषा शैली होती है और उद्देश्य होते हैं। कहानी शिक्षण के प्रमुख सोपान बताइए। प्रस्तावना अच्छे से होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण अच्छे से होना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा कहानी वर्णन भी अच्छे से होना चाहिए, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन भी अच्छे से होना चाहिए। एकांकी शिक्षण के प्रमुख वीडियो नहीं, वीडियो तो आप देख रहे हैं, वीडियो है ना, वीडियो ना, याद रख लेना। थोड़ा सा मेरे पास वो क्या है ना, पेन टेब नहीं, आप 2-4 जने कोर्स खरीद लेंगे तो मैं पेन टेब लेके आ जाऊंगा, फिर थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। आदर्श वाचन विधि, कक्षा अभिनय विधि और मंचन अभिनय विधि और व्याख्या विधि इंक्लूड है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अर्थ एवं ध्वनि की दृष्टि से शब्दों को वर्गीकृत कीजिए। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा है, सार्थक और निरर्थक, और ध्वनि के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न,
मेरे हिसाब से ये अंतिम यूनिट है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के कितने भागों में बांटा है? 2, विकारी और अविकारी। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताओ। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के सीधे सीधे हिंदी में आ गए और तद्भव शब्द हिंदी में आते आते रास्ते में उनको किसी ने कूट दिया जो वो थोड़े बिगड़ गए, है ना, ऐसे कह सकते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? तो अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है सरल सुंदर और शुद्ध वाक्य कौन कौन से गुण होते हैं? आकांक्षा, योग्यता, पदक्रम और सनिधि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है उपयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सामान्य शब्द होते हैं और पारिभाषिक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है पद किसे कहते हैं? तो एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो होती है उसको अपन शब्द कहते हैं, जैसे राम, विद्यालय, कलम, पुस्तक, आत्मा इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की यदि हम बात करें तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जो यह बताता है कि क्रिया व्यापार का मूल संचालक करता है कर्म। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि कर्ता क्रिया को करने में समर्थ है अथवा नहीं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार होते हैं वाच्य के, याद रखना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन को समझाएं। तो सीखने की प्रक्रिया में आकलन की निरंतरता को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी का चहुमुखी विकास शामिल है। यह अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को क्या करता है? बढ़ाता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी शिक्षक बच्चों के वाचन कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो विद्यार्थी क्या करेंगे, यानी कि विद्यार्थी शिक्षक जो होंगे वो क्या करेंगे? छात्रों को गद्य पद्य का वाचन करने के लिए दे देंगे, फिर देखेंगे कि वाचन कैसे कर रहा है, यति, स्वराघात, बलाघात, शुद्ध उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतार चढ़ाव कैसा है, विराम चिन्हों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से पता लगा सकता है। अगला प्रश्न है नाटक एवं एकांकी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो पात्र की भूमिका देखकर संवाद कराएंगे, रंगमंच पर अभिनय भी कराया जाएगा, एकांकी के तत्वों की समालोचना भी अपन करवा लेंगे और उससे अपन नाटक और एकांकी का मूल्यांकन करवा लेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने लेखन क्षमता के मूल्यांकन की 2 गतिविधियां बताइए। तो छात्र अक्षर शब्द देखकर लिख पा रहे हैं या नहीं ये पता करना। दूसरा, प्रश्नों को सुनकर पढ़कर उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं ये पता करना। 2-3 वाक्य में विवरण लिख पा रहे हैं या नहीं ये पता करना। या फिर अपरिचित शब्दों को सुनकर लिखने में सक्षम है या नहीं ये पता करना। अगला प्रश्न है आपके सामने मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य आंकना। ठीक है। शिक्षक से पूर्व शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को उनके प्रति किस स्तर तक प्राप्ति हुई, यानी कि किस स्तर तक बच्चों ने शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, इन सभी चीज़ों का पता करने का जो काम है वो मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्य आंकना। अध्यापक का शिक्षण कार्य कहाँ तक सफल हुआ है ये भी मूल्यांकन से ही पता करते हैं। बच्चों की रुचियाँ, रुझान, योग्यता, व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है ये भी मूल्यांकन से पता कर सकते हैं। यह सभी परिणाम मूल्यांकन से संभव है। सतत मूल्यांकन के 4 उपकरण बताइए। तो प्रश्न अवलोकन करवा सकते हैं, परीक्षण करवा सकते हैं, संचित अभिलेख बता सकते हैं, पोर्टफोलियो के माध्यम से पता कर सकते हैं, विषय विशेष के माध्यम से पता कर सकते हैं, विषय के प्रति बच्चे की क्या अभिवृत्ति है उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अच्छे मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसमें यथार्थता होती है, विश्वसनीयता होती है, जांच में सुगमता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यावहारिकता होती है, वैज्ञानिकता होती है और तार्किकता होती है। अगर ये सभी चीज़ें किसी मूल्यांकन में पाई जाती है तो वो मूल्यांकन जो होता है वो अच्छा मूल्यांकन होता है। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन हेतु कितने प्रश्नों के प्रकार हैं? तो पहला है निबंधात्मक, लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ, है ना। ये सारे प्रश्न मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए मौखिक भाषा मूल्यांकन के आधार बिंदु लिखिए। तो हिंदी भाषा के सभी अक्षरों एवं शब्दों का उपयुक्त उच्चारण कर पाना इसमें सम्मिलित है।
प्रभावशाली ढंग से कविता कहानी सुनाना, देखी सुनी घटना को मौखिक रूप में वर्णित करना, नए शब्दों का अपनी भाषा में उपयोग करना, सभी स्वरों और व्यंजनों का उपयुक्त उच्चारण करना इसमें सम्मिलित है। ठीक है। अब एक प्रश्न जो है ना, जो आपके पाठ योजना से संबंधित आएगा, मैंने शुरू में एक डेमो दे दी था पाठ योजना का, वैसे आप पाठ योजना तैयार कर लेना है, कोई सी भी देख लेना और अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है हिंदी भाषा का सेक्शन और प्रवीणता वाले जो सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट कराने की। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ तो पीडीएफ पेड है और 9-10 रुपये की पीडीएफ है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, 200 रुपये का तो आप तेल ही बाढ़ देते हैं, 10 रुपये की कचौरी खा जाते हैं, 10-15 रुपये की चाय पी जाते हैं और कुछ बच्चे सिगरेट पानी कर लेते हैं। तो 9-10 रुपये की जो ये पीडीएफ है इसको यदि आप परचेज करते हैं तो आपको गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी पावरफुल पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो बेझिझक रूप से आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और जो कोर्स है उसको एनरोल कर लीजिए। और कोर्स एनरोल करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप जो नंबर है वहाँ पे संपर्क कर लेना, वेबसाइट पर ही लगा हुआ है, हम आपको कोर्स परचेज करवाने में हेल्प करवा लेंगे। ओके। तो थोड़ी कंजूसी कम दिखाओ मेरे सामने और नोट्स ले लो और पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे, ऐसे नहीं मेरे आएंगे। ठीक है। और अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ फ्री दो, तो इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा वीडियो लगा रहा हूँ, उसको देख लो कि मैं क्यों नोट्स आपको फ्री नहीं अवेलेबल कर देता हूँ एग्ज़ाम के दिन ही। क्योंकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नोट्स जो है ना वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आपको एक्सेस मिलता है। वेबसाइट पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ही आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर ना। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली नोट्स की लिंक भेजूंगा तो भी वो काम नहीं करेगी। क्लियर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारी वेबसाइट है साइंस BE21 और अभी एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन भैया ने बोला है कि सर पीडीएफ दे दो प्लीज़, 22 जनवरी के दिन आज तो फ्री पीडीएफ दे दो। यानी कि ये भैया ऐसे बोल रहे हैं कि पीडीएफ हमें फ्री में दे दो। तो मैं मतलब इनको एक रिप्लाई दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली आप सभी को मैं समझा देता हूँ मैं पीडीएफ क्यों नहीं दे सकता। ठीक है। इनको बात समझ में भी कि शायद आ गई होगी, लेकिन आपके मन में भी आया होगा कि यार पीडीएफ में दे क्यों नहीं रहा हूँ। तो देखो ये मेरी वेबसाइट है, देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये अपनी वेबसाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा और मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे। तो साइन इन करने के लिए मैंने अपने आईडी पासवर्ड इंटर कर लिए और ये मैंने साइन इन कर लिया। तो अब देखो स्टूडेंट, ये विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन का आपके जो एग्ज़ाम हुआ था, आप इसकी पीडीएफ मेरे से मांग रहे थे। तो अब देखो इस कोर्स को जैसे मैंने ओपन किया, ठीक है, तो कोर्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे मतलब जैसे मेरे को पीडीएफ चाहिए तो इसमें पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये पीडीएफ देखो, पीडीएफ देखनी है तो इसके आपकी ईमेल आईडी की ज़रूरत रहती है। तो अगर मैं इस पीडीएफ को आपको शेयर करूं तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा और मेरी ईमेल आईडी है, तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर पाऊँगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं ये लिंक भले ही सेंड कर दूंगा लेकिन आप इसको खोल नहीं पाएंगे। क्लियर। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो तो अब ये मेरे लिए तो पीडीएफ खुल जाएगी। देखो जैसे मैंने अपनी आईडी सेलेक्ट कर ली है तो ये पीडीएफ मेरे लिए तो खुल गई, लेकिन आपके लिए नहीं खुलेगी। अब एक दिक्कत इसमें ये कि यहाँ पे जिसकी भी वेबसाइट है ना, उसने डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया, कहीं पर भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे लिंक कॉपी करके भेजो, ये लिंक मैं आपको भेजूंगा ना तो भी ये पीडीएफ नहीं खुलेगी, क्योंकि ये ईमेल आईडी के थ्रू चलती है। क्लियर। जिसने कोर्स ले रखा होता है वो इस पीडीएफ को देख सकता है और बहुत ही अच्छे नोट्स है ये। देखो आप नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। और अब आप बोलेंगे कि सर स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट भी मैं इनका नहीं ले सकता। देखो ये बोलेगा आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। तो ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं भेज सक रहा हूँ। और यहाँ तक कि एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अब कल अपने एग्ज़ाम है, कोई सा भी मान लेते हैं, अपने अगला जो एग्ज़ाम है वो है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा वाला। अब मैं खुद है ना, मेरी आईडी अभी लॉगिन की थी, मैंने आपको बताया था। अब मैं इस कोर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कोर्स है पूरा, इसमें भी पीडीएफ है, लेकिन इस कोर्स को मेरे को खुद को देखो लेना पड़ेगा। एड टू कार्ड जिसे मैं करूँगा ना तो ये बोलेगा लाओ पैसे लाओ। ये देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कूपन कोड, अब शायद एक्सपायर हो गए होंगे, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है। अब शायद ही नहीं करेगा, लेकिन कूपन अप्लाई करके देखते हैं।
तो ये देखिए कूपन एक्सपायर्ड हो चुका है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप कूपन की मदद से कोर्स ले लेना। लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे मेरे को टेलीग्राम पे बता देना, कूपन कोड दे दूंगा, थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है इसमें। तो अब देखो मेरे को खुद को, जैसे ये गणित शिक्षण का मैंने हटा दिया है वापस, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई क्लियर मतलब कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जैसे ये अपने एग्ज़ाम है, ये है ना आधुनिक उसमें विद्यालय शिक्षा वाला। तो अब मेरे को ये कोर्स लेना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसको मेरे को भी परचेज़ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये देखो अब कूपन कोड ही मेरे लिए काम नहीं कर रहे तो मेरे को अब 19 में से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपकी डिटेल आपको यहाँ पे भर के रखनी पड़ेगी। अब ये जैसे आपको टिक करके प्लेस ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे मेरे को भी पेमेंट करना पड़ रहा है, सबकी सबसे बड़ी बात ये। तो आप भी बहुत ही कम प्राइस है, आराम से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ये देखो गूगल पे या फ़ोन पे, पेटीएम, किसी की भी मदद से यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। 19 रुपया आपसे अकाउंट के कटेंगे और आपको आपका जो कोर्स है वो मिल जाएगा। बस इतना से आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि भैया आपको अगर मतलब थोड़ा सा ही है ना, ज़्यादा फीस तो इसकी है नहीं है, तो इतना सा तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो अगर आपको लेना है ना तो आप यहाँ पे शॉप पे आके ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप शेयर करूँगा तो भी काम नहीं करेगी तो फिर उसका सेंस क्या रहेगा। तो इसीलिए आप कोर्स ले लीजिएगा और यही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप वीडियो क्लास देख लो भाई, बिल्कुल फ्री है। ओके, जिन्होंने भी मतलब कमेंट किया था उसका रिप्लाई मैंने आपको सिंपल भाषा में दे दिया। थैंक यू भाई।